गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ एंडी नूर इस्लाम। आइए दोबारा से आपका स्वागत है बड़ी सोच का बड़ा जादू का ऑडियो वर्जन में। आज हम लोग सुनेंगे पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8। आइए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 7 को। अपने माहौल को सुधारे, फर्स्ट क्लास बने। आपका दिमाग एक अद्भुत मशीन है। जब आपका दिमाग एक तरीके से काम करता है तो यह आपको असाधारण सफलता के रास्ते पर आगे ले जा सकता है, परंतु वही दिमाग जब दूसरे तरीके से काम करता है तो वह आपको पूरी तरह असफल करा सकता है। मस्तिष्क पूरी सृष्टि में सबसे नाजुक, सबसे संवेदनशील यंत्र है। आइए देखें कि ये कैसे विचार आते हैं और क्यों आते हैं। करोड़ों लोग अपने खान पान का ध्यान रखते हैं। अमेरिका को कैलोरी गिनने वाला का देश कहा जाता है। हम विटामिन, मिनरल और दूसरे भोज्य पूरकों पर करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं और हम सब जानते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं। पोषण पर वह सोच से हमने ये जाना है कि शरीर को हम जो आहार देते हैं उसका शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक स्टेमिना, बीमारी से बचाव, शरीर का आकार, यहाँ तक कि हम कितना लंबा जिएंगे, इन सब का संबंध हमारे खान पान से होता है। शरीर वैसा ही बनता है जैसा भोजन शरीर को खिलाया जाता है। इसी तरह दिमाग वैसा ही बनता है जैसा भोजन दिमाग को खिलाया जाता है। दिमाग का भोजन पैकेटों या डिब्बों में नहीं आता और आप इसे किसी स्टोर में नहीं खरीद सकते। आपका माहौल ही आपका दिमागी भोजन है और इसमें वे अनगिनत चीजें आ जाती हैं जिनमें आपका चेतन और अवचेतन विचार प्रभावित होता है। हम किस तरह का दिमागी भोजन करते हैं, इससे हमारी आदतें, रवैये और व्यक्तित्व निर्धारित होते हैं। हम में से हर एक को कोई ना कोई खास क्षमता विरासत में मिली है जिसका विकास हम कर सकते हैं, परंतु हम उस क्षमता को कितना और किस तरह विकसित कर पाते हैं यह हमारे दिमागी भोजन पर निर्भर करता है। मस्तिष्क पर माहौल का बहुत प्रभाव पड़ता है जिस तरह के शरीर पर भोजन पर पड़ता है। आपने कभी सोचा कि अगर आप अमेरिका की जगह किसी दूसरे देश में पैदा हुए होते तो आप किस तरह के इंसान होते? आपको कौन से भोजन पसंद होते? आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते? आपको कौन से मनोरंजन ज़्यादा अच्छे लगते? आप किस तरह की नौकरी कर रहे होते? आपका धर्म कौन सा होता? आप इन सभी सवालों के जवाब नहीं दे सकते, परंतु एक बात तो तय है कि अगर आप किसी दूसरे देश में बड़े हुए होते तो आप एक बिल्कुल ही अलग तरह के इंसान होते। क्यों? क्योंकि आप एक अलग माहौल में रह रहे होते और आप उससे निश्चित रूप से प्रभावित हुए होते। जैसा कहा जाता है, कोई भी इंसान अपने आसपास के माहौल का प्रोडक्ट होता है। इसे ध्यान से समझ लें। माहौल हमें आकार देता है, हमें सोचने का तरीका देता है। आप एक भी ऐसी आदत नहीं गिना सकते जो आपने दूसरों से ना सीखी हो। छोटी छोटी चीज़ें जैसे आपकी चाल, खांसने का तरीका, कप पकड़ने का अंदाज, आपका संगीत, साहित्य, मनोरंजन, कपड़ों का शौक, सभी हमारे माहौल की देन है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपके सोच का आकार, आपके लक्ष्य की ऊंचाई, आपका रवैया और आपका समूचा व्यक्तित्व आपके माहौल द्वारा तय किया जाता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ ज़्यादा समय तक रहेंगे तो आपका सोच नकारात्मक हो जाएगा। छोटे लोगों के साथ निकट संपर्क में रहने पर आप में छोटी आदतें आ जाएंगी। दूसरी ओर बड़े विचारे वाले लोगों के साथ रहने पर आपके सोच का स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। महत्वाकांक्षी लोगों के निकट संपर्क में रहने पर आप में भी महत्वाकांक्षा आ जाएगी। विशेषज्ञ सहमत हैं कि आप जिस तरह के इंसान हैं, आज आपका व्यक्तित्व या महत्वाकांक्षा या स्टेटस जैसा भी है, ये आपके मनोवैज्ञानिक माहौल के कारण है। और विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि आप आज से 1, 5, 10 या 20 साल बाद क्या बनेंगे, ये भी पूरी तरह आपके भविष्य के माहौल पर निर्भर करता है। आप महीनों और सालों तक बदलते रहेंगे, हम इतना तो जानते ही हैं, परंतु आप किस तरह बदलेंगे यह आपके भावी माहौल पर निर्भर करता है। उस दिमागी भोजन पर निर्भर करता है जो आप अपने आप को खिलाएंगे। आइए देखते हैं हम संतुष्टि और समृद्धि के लिए अपने भावी माहौल को किस तरह अपने मनमाफिक बना सकते हैं। पहला कदम, सफलता के लिए खुद को ढालिए। ऊंचे स्तर की सफलता की राह में नंबर 1 बाधा यह भावना है कि हम सफलता हमारी पहुंच के बाहर है। यह रवैया कई ढेर सारे दमनकारी शक्तियों से उपजता है और हमारे सोच को औसत स्तर पर बनाए रखती है। इन दमनकारी शक्तियों को समझने के लिए हमें अपने बचपन की तरफ नजर डालनी होगी। बचपन में हम सभी के लक्ष्य काफी ऊंचे हुआ करते हैं। बहुत छोटी उम्र में ही हम अनजान को जीतने की योजना बनाते हैं, लीडर बनने की, ऊंचे महत्व के पद हासिल करने की, रोमांचक काम करने की, अमीर और प्रसिद्ध बनने की। संक्षेप में हम चाहते हैं कि हम पहले नंबर पर हों, सबसे बड़े और सबसे श्रेष्ठ बन जाएं और अपने अज्ञान में हम साफ रास्ता देख सकते हैं, हम इन लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे। परंतु ऐसा होता क्या है, इसके पहले कि हम उस उम्र में आएं जब हम अपने महान लक्ष्यों की तरफ आगे कदम बढ़ा सके, बहुत सी दमनकारी शक्तियां
हम पर हावी हो जाती हैं। हर तरफ से हम सुनते हैं सपने देखना मूर्खता है और ये हमारे विचार अव्यावहारिक, मूर्खतापूर्ण, नादानी भरे या बकवास हैं कि सफल होने के लिए आपके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए। कि आप सफल तभी हो सकते हैं जब या तो आपकी किस्मत अच्छी हो या फिर आपको बहुत से महत्वपूर्ण दोस्त हों या आप अभी ज़्यादा बूढ़े या ज़्यादा युवा हैं। आप आगे आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए कोशिश करने से कोई फायदा नहीं वाला प्रचार आपके दिमाग पर बमबारी करके उसे ध्वस्त कर देता है। और इसका परिणाम ये होता है कि ज़्यादातर लोगों को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला समूह जिन्होंने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। ज़्यादातर लोग अंदर से ये मान चुके हैं कि उनके पास आवश्यक योग्यता नहीं है। असली सफलता, असली उपलब्धि दूसरों के लिए है जो किसी मायने में आपसे ज़्यादा भाग्यवान या तकदीर वाले हैं। आप ऐसे लोगों को आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि वे काफ़ी देर तक आपको ये समझाते हैं कि वे अपने जीवन से क्यों संतुष्ट हैं और वे सचमुच कितने खुश हैं। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है जिसकी उम्र 32 साल है। उसने अपने आप को एक सुरक्षित परंतु औसत नौकरी के पिंजरे में कैद कर लिया है और कुछ समय पहले उसने मुझे घंटों तक ये समझाया कि वह अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट है। उसने तर्क दिए, बड़े बड़े और बड़े अच्छे तर्क दिए, परंतु वो जानता था कि यह हकीकत नहीं है। दरअसल वो चाहता तो ये था कि उसे भी चुनौतियां, स्थितियों मिले जिनका सफलतापूर्वक सामना करके वो आगे बढ़ सके और अपनी क्षमताओं को विकसित कर सके। परंतु दमनकारी शक्तियों की बहुयात के कारण इसे इस बात का विश्वास हो चला था कि वह बड़े काम करने के काबिल नहीं है। ये समूह वास्तव में उस नौकरी बदलने वाले समूह की ठीक उल्टा है जो अपनी हर नौकरी से असंतुष्ट रहता है और लगातार नौकरियां बदलता रहता है। अपने आप को किसी खेल में बंद कर लेना, जिसे एक ऐसी कब्र कहा गया है जिसके दोनों सिरे खुले हैं, भी उतना ही बुरा हो सकता है जितना कि बिना लक्ष्य के इधर उधर भटकना, ये आशा करना कि अवसर कहीं से आकर आपसे टकरा जाएगा। दूसरा समूह वे लोग जिन्होंने आंशिक रूप से समर्पण किया है। दूसरा परंतु कोई छोटा समूह वयस्क जीवन में जब प्रवेश करता है तो उसे सफलता की काफ़ी आशा होती है। ऐसे लोग अपने आप को तैयार करते हैं, वे मेहनत करते हैं, वे योजना बनाते हैं, परंतु 1 या 2 दशक बाद उनके प्रेरणा की आग जमाने की नकारात्मक हवाओं से बुझने लगती है। ऊंचे पदों के लिए प्रतियोगिता करने का उनका उत्साह ठंडा पड़ने लगता है। यह समूह तब फैसला करता है कि महान सफलता उनकी पहुंच के बाहर है। वे ये तर्क देते हैं, हम औसत आदमी से ज़्यादा कमा रहे हैं और हम औसत आदमी से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। हम हमेशा कोल्हू के बैल की तरह क्यों जुटे रहें। वास्तव में इस समूह ने भी अपने भीतर कुछ डर बिठा लिए हैं। असफलता का डर, सामाजिक निंदा का डर, असुरक्षा का डर, जो है उसे खो देने का डर। ये लोग संतुष्ट नहीं होते क्योंकि अंदर से वे जानते हैं उन्होंने समर्पण कर दिया है। इस समूह में कई प्रतिभाशाली, बुद्धिमान लोग होते हैं जो जिंदगी की राह में सिर्फ इसलिए घिसटते हुए चलते हैं क्योंकि वे खड़े होकर दौड़ने से डरते हैं। तीसरा समूह वे लोग जिन्होंने कभी समर्पण नहीं किया। ये समूह जिसमें शायद 2 या 3% लोग ही आते होंगे, अपने दिमाग में निराशा को कभी हावी नहीं होने देता। ऐसा आदमी दमनकारी शक्तियों के सामने समर्पण नहीं करता। वह घुटनों के बल चलने में विश्वास नहीं करता। इसके बजाय ये लोग सफलता की सांस लेते हैं, सफलता का जीवन जीते हैं। ये समूह सबसे सुखी होता है क्योंकि इसकी उपलब्धियां सबसे ज़्यादा होती हैं। ये लोग चोटी के सेल्समैन, एग्जीक्यूटिव और हर क्षेत्र के लीडर बन जाते हैं। इन्हें अपना जीवन रोमांचक, प्रेरक, बहुमूल्य और महत्वपूर्ण लगता है। ये लोग हर नए दिन का स्वागत करते हैं, दूसरे लोगों के साथ उत्साह से मिलते हैं और हर दिन का पूरी तरह आनंद उठाते हैं। हम ईमानदारी से सोचें, हम सभी तीसरे समूह में होना पसंद करेंगे। ऐसे समूह में जिससे हर साल ज़्यादा बड़ी सफलताएं मिलती जाती हैं। ऐसे समूह में जहां बड़े काम होते हैं और उनके बड़े परिणाम मिलते हैं। इस समूह में आने और बने रहने के लिए हमें अपने माहौल के दमनकारी प्रभावों से जूझना होगा। अगर आप ये जानना चाहें कि आपको पहले और दूसरे समूह के लोग किस तरह पीछे खींचते हैं तो आप इस उदाहरण का अध्ययन करें। मान लीजिए आप अपने औसत दोस्तों से पूरी गंभीरता से कह रहे हैं, किसी न किसी दिन मैं इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनकर दिखाऊंगा। वह सुनकर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपके दोस्त शायद ये सोचेंगे कि आप मजाक कर रहे हैं, और अगर उन्हें यकीन हो जाए कि आप गंभीर हैं तो शायद वो ये कहेंगे, नादान आदमी, तुम्हें भी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है। आपकी पीठ पीछे वे तो यहाँ तक कहेंगे आपके दिमाग के पेंच ढीले हो गए हैं या आपका दिमाग खिसक गया है। अब हम ये मान लें कि आप अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट से यही बात इतनी गंभीरता से कहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? चाहे जो हो, एक बात तो पक्की है, वो हंसेगा नहीं, वो आपकी तरफ गौर से देखेगा और खुद से पूछेगा क्या ये आदमी गंभीर है। परंतु वो, मैं एक बार फिर दोहरा दूं, हंसेगा नहीं, क्योंकि बड़े लोग बड़े विचारों पर हंसा नहीं करते। या मान लो आप औसत लोगों से कहें कि आपकी योजना $50,000
पर घर खरीदने की है तो वे आप पर हंस सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा यह असंभव है। परंतु आप अगर ये योजना किसी ऐसे आदमी को बताएं जो $50,000 के घर में रह रहा हो, तो उसे आश्चर्य नहीं होगा। वो जानता है यह असंभव नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कर चुका है। याद रखें, जो लोग आपको बताते हैं इसे किया नहीं जा सकता, वे उपलब्धियों के मामले में हमेशा असफल लोग होते हैं, हमेशा औसत लोग होते हैं। इन लोगों के विचार जहर की तरह होते हैं। जो लोग आपको ये समझाना और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आपको उन लोगों के खिलाफ अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लेना चाहिए। नकारात्मक सलाह को केवल चुनौती के रूप में स्वीकार करें और आप उस काम को करके दिखा दें। इस बारे में बेहद सावधान रहें। नकारात्मक सोच वाले लोगों को अपनी सफलता की योजना बदलने का मौका ना दें। नकारात्मक लोग हर जगह होते हैं और उन्हें दूसरों का बना बनाया खेल बिगाड़ने में बड़ा मजा आता है। कॉलेज में मैं 2 सेमेस्टर में WW के साथ था। वो एक अच्छा दोस्त था जो आपको कभी कभार जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत कर्ज दे दिया करता था या दूसरे तरीके से भी आपकी मदद कर दिया करता था। इन अच्छी आदतों के बावजूद WW जिंदगी के प्रति निराशावादी और कटु था। उसे अपना भविष्य पूरी तरह अंधकारमय नजर आता था। उसे सफल होने का कोई मौका नहीं दिखता था। उसकी मानसिकता पूरी तरह नकारात्मक थी। उस समय मैं अखबार की एक कॉलमिस्ट का दीवाना हुआ करता था। ये कॉलमिस्ट आशावादी थी, सकारात्मक रवैये वाली थी और मानती थी कि जिंदगी में अवसरों की कोई कमी नहीं है। जब भी WW मुझे इस कॉलमिस्ट के लेख पढ़ते हुए देखता था, जब भी चर्चा में उसका नाम आता था, तो वह कहता था, भगवान के लिए डेव मुख्य पृष्ठ पढ़ो, वही तुम्हें जिंदगी की सच्चाई नजर आएगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह आशावादी कॉलमिस्ट कमजोर लोगों के दिमाग को बहला फुसला कर अपने पैसे कमा रही है। जब भी हमारी चर्चा जिंदगी में सफलता हासिल करने के बारे में हुआ करती थी, तो WW पैसा कमाने का अपना फार्मूला बताता था। उसके शब्दों में फार्मूला था, डेव पैसा कमाने के आजकल 3 रास्ते हैं। पहला, अमीर औरत से शादी कर लो। दूसरा, अच्छे साफ सुथरे ढंग से कानूनी तरीके से धोखा दो। तीसरा तरीका यह है कि सही लोगों से जान पहचान कर लो जिनकी अच्छी पकड़ हो। WW हमेशा अपने फार्मूले को सही साबित करने के लिए ढेरों उदाहरण दिया करता था। मुख्य पृष्ठ पर छवि खबरों का हवाला देते हुए वह बताता था, हजारों लेबर लीडर्स में से एक लीडर ने अपने यूनियन के पैसे का गबन किया और रफू चक्कर हो गया। वह उस दुर्लभ खबर की तलाश भी किया करता था, किस तरह एक फल बेचने वाले ने करोड़पति लड़की से शादी कर ली। और वह एक ऐसे आदमी को जानता था जिसका परिचित एक बड़े आदमी का परिचित था और इस कारण उसे एक बड़ा मौका हाथ लग गया और वो अमीर बन गया। WW मुझे कई साल बड़ा था और उसे इंजीनियरिंग की कक्षाओं में अच्छे नंबर मिला करते थे। मैं उसे बड़े भाई की तरह मानता था। मैं इस बात के बहुत करीब आ गया था कि अपने मूलभूत विश्वासों पर उसकी विचारधारा को हावी हो जाने दूं और अपनी सकारात्मक विचारधारा को उसकी नकारात्मक विचारधारा से प्रभावित हो जाने दूं। सौभाग्य से एक शाम WW से लंबी चर्चा के बाद मैंने खुद को संभाला। मुझे यह एहसास हुआ कि मैं असफलता की आवाज़ सुन रहा था। मुझे लगा कि WW मुझे नहीं समझा रहा है, बल्कि अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि उसका सोच सही है। इसके बाद मैं WW को एक नए अंदाज में देखने लगा, जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग करते समय किसी चूहे को देखता है। उसकी बातों को मानने के बजाय मैंने उसका अध्ययन शुरू किया। मैं यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी ऐसी विचारधारा क्यों थी और उसका यह नकारात्मक सोच उसे कहाँ ले जाएगा। मैंने अपने नकारात्मक दोस्त को एक व्यक्तिगत प्रयोग में बदल दिया। मैं WW से 11 साल से नहीं मिला, परंतु मेरा एक दोस्त उससे कुछ महीने पहले ही मिला था। WW वाशिंगटन में कम तनख्वाह वाला ड्राफ्टमैन है। मैंने अपने मित्र से पूछा, क्या WW में कोई बदलाव आया है? नहीं। अगर कोई बदलाव आया है तो सिर्फ यही कि वह पहले से ज़्यादा नकारात्मक हो गया है। वह जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ झेल रहा है। उसके 4 बच्चे हैं और उसकी कम तनख्वाह में उनका ठीक से गुजारा नहीं हो पाता। WW में इतना दिमाग है कि वह इससे 5 गुना ज़्यादा कमा सकता है, परंतु इसे नहीं मालूम कि इस दिमाग का किस तरह उपयोग किया जाए। नकारात्मक लोग हर जगह होते हैं। कुछ नकारात्मक लोग, जैसा मेरा दोस्त WW था, दिल के साफ होते हैं और आपका भला करना चाहते हैं, परंतु कई नकारात्मक लोग आपसे जलते हैं क्योंकि वे खुद जिंदगी के दौड़ में पीछे रह गए हैं, इसलिए वे आपको भी गिराना चाहते हैं। वे खुद को अयोग्य समझते हैं, इसलिए वे आपको भी अपनी तरह अयोग्य औसत बनाना चाहते हैं। बेहद सावधान रहें। नकारात्मक लोगों का अध्ययन करें, उन्हें अपनी सफलता की योजना नष्ट न करने दें। एक युवा कर्मचारी ने मुझे बताया कि उसने अपना डिपार्टमेंट बदल लिया है। उसने कहा, हमारे डिपार्टमेंट का एक आदमी सुबह शाम हमारी कंपनी की बुराई किया करता था। चाहे मैनेजमेंट कुछ भी करे, वो उसमें बुराई ढूंढ ही लेता था। वो सुपरवाइजर से लेकर मालिक तक हर एक के बारे में नकारात्मक सोच रखता था और नकारात्मक बातें कहता था। हम जो माल बेचते थे वो उसकी नज़र में घटिया था। हमारी हर नीति में कोई ना कोई खामी थी। जहाँ तक उसका ख्याल था, हमारी कंपनी की हर चीज़ में, हर आदमी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी थी। हर सुबह जब मैं काम पर जाता था तो उसकी जली कटी बातें सुनकर मैं तनावग्रस्त हो जाया करता था और शाम को जब मैं घर जाता था
उससे पहले भी वह कर्मचारी 45 मिनट तक इस बात का भाषण देता था, उस दिन हमारे साथ क्या क्या गलत हुआ, वह दिन क्यों खराब गुजरा। मैं बहुत निरुत्साहित निराश होकर घाव लड़ता था। आखिरकार मैंने फैसला किया मैं दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाऊं। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा क्योंकि अब मैं ऐसे लोगों के साथ हूं जो दोनों पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। उस युवक ने अपना माहौल बदल लिया, उसने सही काम किया है ना। इस बारे में कोई गलतफहमी ना पाले, आपको आपके संगी साथियों के आधार पर पहचाना जाता है। एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं, सभी कर्मचारी एक से नहीं होते, कुछ नकारात्मक होते हैं, कुछ सकारात्मक, कुछ इसलिए काम करते हैं क्योंकि काम करना उनकी मजबूरी है, कुछ इसलिए काम करते हैं क्योंकि वे महत्वाकांक्षी हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ सहयोगी बॉस की हर बात या उनके हर काम की बुराई करते हैं, कुछ दूसरे सहयोगी ज़्यादा निष्पक्ष दृष्टि से सोचते हैं और ये महसूस करते हैं कि अच्छे लीडर बनने से पहले उन्हें अच्छा अनुयायी बनना चाहिए। हम किस तरह सोचते हैं ये हमारे समूह से तय होता है। सुनिश्चित कर ले कि आप ऐसे समूह में हो जो सही सोचता है। आपके काम के माहौल में कई बाधाएं आएंगी। हर समूह में ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपनी अयोग्यता का एहसास होगा और वे आपकी राह में बाधा बनकर खड़े हो जाएंगे और आपकी प्रगति नहीं करने देंगे। कई महत्वाकांक्षी लोगों की हंसी उड़ाई जाती है, उन्हें धमकाया तक जाता है और सिर्फ इसलिए क्योंकि वे लोग ज़्यादा सफल होते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। हम इस बात को ठीक से समझ लें। कुछ लोग ईर्ष्या की वजह से आपको नीचा दिखाना चाहते हैं और वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ना चाहते हैं। ये फैक्ट्रियों में अक्सर होता है जहां साथी कर्मचारी ऐसे आदमी से चिढ़ते हैं जो उत्पादन बढ़ाना चाहता है। यह मिलिट्री में भी होता है जहां नकारात्मक लोगों का समूह उस युवा सिपाही की हंसी उड़ाता है और उसका अपमान करता है जो ऑफिसर्स स्कूल में जाना चाहता है। ये बिजनेस में भी होता है जब जिंदगी के दौड़ में पीछे रह जाने वाले लोग आगे निकलने वाले लोगों का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। आपने हाई स्कूल में भी बार बार देखा होगा, कुछ आवारा लड़के उस सहपाठी का मजाक उड़ाते हैं जो अच्छी तरह पढ़ता है और अच्छे नंबर लाता है। कई बार तो उस प्रतिभाशाली विद्यार्थी का तब तक मजाक उड़ाया जाता है जब तक वो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता कि प्रतिभाशाली होने में समझदारी नहीं है। अपने आसपास के ऐसे नकारात्मक सोच वाले को नजरअंदाज कर दें। अक्सर आपसे इस तरह की जो बातें कही जाती हैं उनका उद्देश्य आपको नीचा दिखाना नहीं होता, वे तो केवल बोलने वाले की असफलता और निराशा को उजागर करती है। नकारात्मक सोच वाले लोगों को इस बात की छूट ना दें कि वे आपको भी अपने स्तर तक नीचे ले आएं। उनकी बातों को उसी तरह से फिसल जाने दें जैसे बत्तख की पीठ से पानी फिसला करता है। इस तरह के लोगों से जुड़ें जो सकारात्मक सोचते हैं, जो प्रगतिशील सोच रखते हैं, उनके साथ ऊपर की तरफ बढ़ें। आप भी ऐसा कर सकते हैं बशर्ते कि आप सोच सही हो। परंतु एक सावधानी रखें, ये देखें कि आपको सलाह देने वाला कौन है। ज़्यादातर संगठनों में आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको फोकट की सलाह देंगे, बेरुचि लेकर आपको सफलता के गुर या नुस्खे या फार्मूला बताना चाहेंगे। एक बार मैंने इसी तरह के फोकटिया सलाहकार को एक प्रतिभाशाली नए कर्मचारी को सलाह देते हुए सुना। सलाहकार कह रहा था, यहाँ काम करने का तरीका यही है कि आप हर काम से बचें। अगर उन्हें पता चल गया कि आप में प्रतिभा है तो वे आप पर काम लादते चले जाएंगे। खासतौर पर मिस्टर जेड डिपार्टमेंट के मैनेजर से बनती कोशिश दूर रहना। अगर उन्हें पता चल गया आपके पास कम काम है तो वे आपके गले तक काम में डुबा देंगे। ये फोकटिया सलाहकार 30 साल से उस कंपनी में काम कर रहा है और उसे आज तक प्रमोशन नहीं मिला है। उस आदमी के लिए कितना अच्छा सलाहकार हो सकता है जो भी नया नया काम शुरू कर रहा है और बिजनेस में ऊपर की तरफ प्रगति करना चाहता है। जो जानते हैं उन्हीं से सलाह लेने का नियम बनाएं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सफल लोगों से मिलना आसान नहीं होता। ये बात गलत है। सच तो यह है इनसे मिलना मुश्किल नहीं होता। देखने में आता है कि जो आदमी जितना ज़्यादा सफल होगा वो उतना ही विनम्र होता है और दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि ऐसे लोग अपने काम और सफलता में सचमुच रुचि लेते हैं, इसलिए वे देखना चाहते हैं कि हर काम सफलतापूर्वक हो और जब वे रिटायर हों तो उनका उत्तराधिकारी इतना काबिल हो कि वह हर काम सफलतापूर्वक कर सके। उन लोगों से मिलना मुश्किल होता है जो भविष्य में बड़ा बनने के सपने देखने वाले लोग होते हैं। एक एग्जीक्यूटिव ने जिसे 1 घंटे के $40 मिला करते थे, इस बात को स्पष्ट किया, मैं एक व्यस्त महिला हूं, परंतु मेरे ऑफिस के दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड नहीं लगा रहता। लोगों को सलाह देना मेरा मुख्य काम है। हम अपनी कंपनी के हर आदमी को प्रशिक्षण देते हैं, परंतु अगर किसी को व्यक्तिगत परामर्श या सलाह चाहिए तो उसे बस कहने भर की ज़रूरत है। मैं अपने यहाँ आने वाले हर समस्या को सुनने को तैयार हूँ, चाहे यह समस्या कंपनी से संबंधित हो या व्यक्तिगत हो। वह आदमी जो अपने नौकरी के बारे में ज़्यादा जानना चाहता है और काम करने में ज़्यादा अच्छे तरीके सीखना चाहता है, उसकी मदद करना मुझे सबसे अच्छा लगता है। परंतु उसका कहना था, मुझे ऐसे फालतू लोगों को सलाह देने में समय बर्बाद करना पसंद नहीं जो गंभीरता से सलाह नहीं ले रहे हों। जब आपके पास सवाल हो तो फर्स्ट क्लास बने। असफल आदमी से सलाह लेना उसी तरह की बात है जैसे नीम हकीम से कैंसर का इलाज पूछना।
आजकल कई एग्जीक्यूटिव किसी महत्वपूर्ण पद पर किसी को नौकरी देते समय उसकी पत्नी का इंटरव्यू भी लेते हैं। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया, मैं ये पक्का कर लेता हूँ हमारे संभावित सेल्समैन का परिवार उसे सहयोग करता हो। सेल्समैन की नौकरी में यात्रा करनी पड़ती है, काम के घंटे अनियमित होते हैं और भी इसी तरह की कई दिक्कतें होती हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसा सहयोगी परिवार होना चाहिए जो सेल्समैन के राह में दिक्कतें खड़ी ना करें। आज लोग इस बात को समझ चुके हैं कि छुट्टी के दिन में जो होता है और शाम को 6 बजे से सुबह 9 बजे तक जो होता है, उससे किसी मनुष्य के काम पर फर्क पड़ता है। उससे इस बात पर फर्क पड़ता है कि वह मनुष्य सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक किस तरह काम करेगा। जिसकी नौकरी के बाहर की जिंदगी रचनात्मक है, वो उस आदमी से ज़्यादा सफल होगा जिसकी घरेलू जिंदगी बोझिल और नीरस है। हम पारंपरिक तरीके से दो साथी कर्मचारियों जॉन और मिल्टन को देखें कि वे अपना वीकेंड किस तरह गुजारते हैं और इसके क्या परिणाम होते हैं। जॉन वीकेंड में अपना मनोवैज्ञानिक खुराक किस तरह लेता है। आमतौर पर वो शाम एक अपने चुनिंदा दिलचस्प दोस्तों के साथ गुजारता है। दूसरी शाम को वे लोग घूमने जाते हैं, शायद कोई फिल्म देखते हैं, किसी सामुदायिक कार्यक्रम में जाते हैं या किसी दोस्त के घर जाते हैं। जॉन शनिवार की सुबह बॉय स्काउट वर्क में लगाता है। शनिवार की दोपहर वो घर के छोटे मोटे काम निपटाता है। अक्सर वो किसी खास प्रोजेक्ट पर काम करता है। अभी वो पिछवाड़े एक आंगन बना रहा है। रविवार को जॉन अपने परिवार के साथ कुछ खास करता है। हाल ही में एक रविवार के वे लोग पहाड़ पर चढ़ने गए, दूसरे रविवार को वे संग्रहालय घूमने गए। कभी कभार वे आसपास देहात में पिकनिक मनाने चले जाते हैं, क्योंकि जॉन भविष्य में दो देहात में जमीन जायदाद खरीदना चाहता है। रविवार की शाम शांति से गुजरती है। जॉन आमतौर पर कोई पुस्तक पढ़ता है या फिर समाचार सुनता है। जॉन के वीकेंड व्यस्त और सुनियोजित रहते हैं। कई तरह की रोचक गतिविधियों के कारण बोरियत का सवाल ही नहीं उठता। जॉन को काफी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा मिल जाती है। मिल्टन की मनोवैज्ञानिक खुराक जॉन की तुलना में कम संतुलित है। उसके वीकेंड की कोई योजना नहीं होती। मिल्टन आमतौर पर शुक्रवार की रात को थका हुआ होता है, परंतु अपनी पत्नी से औपचारिकतावश पूछ लेता है। कुछ करने का इरादा तो नहीं है, परंतु योजना वहीं पर खत्म हो जाती है। मिल्टन और उसकी पत्नी कभी कभार ही कहीं आते जाते हैं। मिल्टन शनिवार की सुबह देर तक सोता है और बाकी दिन किसी न किसी तरह के काम में उलझा रहता है। शनिवार की रात को मिल्टन और उसका परिवार सामान्यतः फिल्म देखने जाता है या टीवी देखता है, और करने के लिए है ही क्या। मिल्टन रविवार की सुबह का ज्यादातर हिस्सा बिस्तर में ही गुजारता है। रविवार की दोपहर से वे लोग बिल और मैरी के यहाँ जाते हैं या फिर मैरी और बिल उनके यहाँ आ जाते हैं। बिल और मैरी ही ऐसे इकलौते दंपति हैं जिनके यहाँ मिल्टन और उसकी पत्नी नियमित रूप से आते जाते हैं। मिल्टन का पूरा वीकेंड बोरियत भरा होता है। रविवार की रात तक पूरे परिवार में तनाव सा छा जाता है। उनके कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता, परंतु घंटों का मनोवैज्ञानिक युद्ध चलता रहता है। मिल्टन का वीकेंड बोझिल निराशजनक बोरियत भरा होता है। मिल्टन को कोई मनोवैज्ञानिक ऊर्जा नहीं मिलती। और इन घरेलू माहौलों का जॉन और मिल्टन पर क्या असर होगा, उस सप्ताह में तो शायद इसका असर हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर यही सिलसिला महीनों या सालों तक चलता रहा तो उसका असर साफ नजर आ जाएगा। जॉन के माहौल से उसे ताजगी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, नए नए विचार मिलते हैं, उसका सोच व्यापक होता है। वो उस एथलीट की तरह है जो विटामिन की गोलियां खा रहा है। मिल्टन का माहौल ऐसा है जो उसे मनोवैज्ञानिक रूप से भूखा रख रहा है। उसका सोचने का यंत्र खराब हो चुका है। वो उस एथलीट की तरह है जिसे कैंडी और बियर दी जा रही है। जॉन और मिल्टन आज एक ही स्तर पर हो सकते हैं, परंतु आगे आने वाले सालों में दोनों के बीच का फासला बढ़ता जाएगा और जॉन मिल्टन की तुलना में काफी आगे निकल जाएगा। मजाकिया लोग कहेंगे शायद इसलिए कि जॉन में मिल्टन से ज्यादा दम है, परंतु बात ये नहीं है। बात ये इन दोनों के दिमाग को उनके माहौल ने जो मनोवैज्ञानिक खुराक दी है, उसका असर इनके नौकरियों पर तो होना ही है। हर किसान जानता है अगर वो खेत में खाद डालेगा तो फसल ज्यादा पैदा होगी। अगर हम बेहतर परिणाम पाना चाहते हैं तो हमारे सोच को भी अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है। मेरी पत्नी और मैं पिछले महीने एक डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक की पार्टी में गए। मेरी पत्नी और मैं उससे बात करने के लिए थोड़ा रुक गए, जबकि बाकी लोग वहां से चल दिए। मैंने स्टोर के मालिक से पूछा, शाम से ही मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता था, आपने हम लोगों को इस पार्टी में क्यों बुलाया? मैंने उम्मीद की थी वहां पर आपके प्रोफेशनल से संबंधित लोग ही होंगे, परंतु आपके अतिथि तो अलग अलग व्यवसाय से संबंधित थे। कोई लेखक था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई अकाउंटेंट था, कोई टीचर। वो मुस्कुराया। हम अक्सर अपने प्रोफेशनल्स के लोगों को पार्टी देते हैं, परंतु हेलन और मैं ये भी पसंद करते हैं कि हम ऐसे लोगों से भी मिले जिनका प्रोफेशंस अलग हो। मुझे लगता है अगर हम केवल अपने ही व्यवसाय के लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो हमारी मानसिकता संकुचित हो जाएगी। इसके अलावा उसने आगे कहा, मेरा बिजनेस लोगों से जुड़ा बिजनेस है। हर दिन हर प्रोफेशन के हजारों लोग मेरे स्टोर में सामान खरीदते हैं। दूसरे लोगों के बारे में मैं जितना जानूंगा, उनके विचार, उनकी रुचियां,
उनका दृष्टिकोण मुझे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मैं उन्हीं तरह की सेवा और सामान दे पाऊंगा जो वे चाहते हैं। कुछ नियमों का पालन करके आप भी अपने सामाजिक माहौल को फर्स्ट क्लास बना सकते हैं। पहला, नए समूहों में आइए जाइए। अपने सामाजिक गतिविधियों को किसी छोटे समूह में सीमित रखने से बोरियत और असंतुष्टि होती है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है, सफलता के लिए लोगों को समझना जरूरी होता है। हर तरह के लोगों के बारे में जानें, उनसे सीखें, उनका अध्ययन करें। केवल एक समूह का अध्ययन करके लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने का विचार उसी तरह का है जिस तरह एक छोटी सी पुस्तक पढ़कर गणितज्ञ बनने का विचार। नए दोस्त बनाएं, नए संगठनों में शामिल हो, अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाएं। इसके अलावा अलग अलग लोगों से मिलने से आपके जीवन का आनंद बढ़ जाता है और आपका सोच व्यापक होता है। यह आपके दिमाग के लिए अच्छा भोजन है। दूसरा, ऐसे दोस्त चुनिए जिनके विचार आपसे अलग हों। आज के आधुनिक युग में संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण पद उसी व्यक्ति को मिलते हैं जो दोनों पहलुओं को देख सकता है। अगर आप रिपब्लिकन हैं तो आपको कुछ दोस्त डेमोक्रेट होने चाहिए, और अगर आप डेमोक्रेट हैं तो आपके कुछ दोस्त रिपब्लिकन होने चाहिए। दूसरे धर्म के लोगों से मिलें, अपने विपरीत स्वभाव के लोगों से दोस्ती करें, परंतु इस बात को पक्का कर लें कि उनकी मानसिकता भी प्रगतिशील हो, उनमें भी सफलता की चाह हो। तीसरा, ऐसे दोस्त चुनें जो छोटी महत्वहीन बातों से ऊपर उठ सकते हों। जो लोग आपके विचारों या आपकी चर्चा के बजाय आपके घर के सामान या सजावट में रुचि लेते हैं, वे छोटी मानसिकता के लोग होते हैं। अपने मनोवैज्ञानिक माहौल की रक्षा करें। ऐसे दोस्त चुनें जो सकारात्मक चीज़ों में रुचि रखते हों। ऐसे दोस्त चुनें जो आपको सचमुच सफल देखना चाहते हों। ऐसे दोस्त बनाएं जो आपकी योजनाओं और आदर्शों में उत्साह भर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप घटिया सोच वालों को अपना सबसे पक्का दोस्त बनाते हैं, तो आप भी धीरे धीरे एक घटिया चिंतक में बदल जाएंगे। हमारे देश में जहर का बहुत ध्यान रखा जाता है, शारीरिक जहर का। हर रेस्तरां फूड पॉइजनिंग के बारे में सतर्क रहता है। अगर किसी रेस्तरां में ऐसे एक दो मामले हो जाए तो फिर ग्राहक वहां जाना छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ सैकड़ों कानून हैं जिनमें जनता को सैकड़ों तरह के शारीरिक जहर से सुरक्षा दी जाती है। हमें जहर को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। हम शारीरिक जहर से बचने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिए। परंतु एक और तरह का जहर होता है जो शायद शारीरिक जहर से थोड़ा ज़्यादा हानिकारक होता है, विचारों का जहर, जिसे गपशप कहा जाता है। विचारों के जहर और शारीरिक जहर में दो अंतर होते हैं। वैचारिक जहर दिमाग को प्रभावित करता है, शरीर को नहीं, और इसके अलावा वो ज़्यादा सूक्ष्म होता है। जिस आदमी को वैचारिक जहर दिया जा रहा है, आमतौर पर उसे इस बात का पता ही नहीं चलता। वैचारिक जहर सूक्ष्म होता है, परंतु इससे बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। यह हमारे सोच का आकार घटाता है, क्योंकि हम अपने सोच की छोटी महत्वहीन बातों पर केंद्रित करने लगते हैं। यह लोगों के बारे में हमारे सोच को उथला और घटिया कर देता है, क्योंकि इसमें तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाता है, और यह हमसे अपराधबोध भी पैदा करा देता है, जो तब साफ दिखाई दे जाता है जब हम उस आदमी के सामने आते हैं जिसके बारे में गपशप की जा रही है। वैचारिक जहर में सही सोच 0% होता है और 100% गलत सोच होता है। और ये बात सही नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही गपशप में मजा लेती हैं। हर दिन बहुत सारे पुरुष गपशप करते नजर आते हैं, वैचारिक जहर के माहौल में रहते नजर आते हैं। हर दिन हजारों गप्पे होती हैं जिनका विषय होता है बॉस की वैवाहिक की आर्थिक कठिनाइयाँ, बिल के बिजनेस में आगे निकलने की जोड़तोड़, जॉन के ट्रांसफर की संभावना, टॉम को प्रमोशन दिए जाने के छुपे हुए कारण, और उन्होंने उस नए आदमी को क्यों रखा। गपशप इस तरह से चलती है, मैंने सुना है, नहीं, क्यों, इससे मुझे हैरानी नहीं हुई, इसके साथ तो ये होना ही था, किसी को बताना नहीं, ये गोपनीय है। बातचीत हमारे मनोवैज्ञानिक माहौल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कुछ चर्चाएं स्वस्थ होती हैं, इनसे आपको प्रोत्साहन मिलता है, आपको ऐसा लगता है जैसे आप वसंत की कुनकुनी धूप में टहल रहे हों। वो चर्चाओं से आपको विजेता होने का एहसास होता है। परंतु कई बार चर्चा इस तरह की होती है जैसे आप किसी जहरीले रेडियो एक्टिव बादल से गुजर रहे हों। इससे आपको बीमारी का एहसास होने लगता है, इससे आप हारे हुए महसूस करने लगते हैं। गपशप लोगों के बारे में नकारात्मक चर्चाएं हैं, और वैचारिक जहर का शिकार व्यक्ति यह समझता है कि उसे इसमें मजा आ रहा है। वह लोगों के बारे में नकारात्मक बातें सोच कर एक किस्म का जहरीला आनंद लेता है। वह यह समझ ही नहीं पाता, ऐसा करने से वो सफल लोगों की नज़रों में लगातार छोटा होता जा रहा है और उस पर से भरोसा कम होता जा रहा है। एक बार जब मैं और मेरे दोस्त बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो इसी तरह का वैचारिक जहर का शिकार व्यक्ति हमारी चर्चा में शामिल हो गया। जैसे मिस्टर किलजैक को हमारी चर्चा का विषय मालूम चला, उन्होंने फ्रैंकलिन के व्यक्तिगत जीवन के कुछ प्रसंग हमें नकारात्मक रूप से सुनाए। शायद ये सच हो कि फ्रैंकलिन का व्यक्तिगत जीवन पाक साफ नहीं रहा हो, परंतु मुद्दे की बात यह थी कि हम लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन के व्यक्तिगत जीवन पर बात नहीं कर रहे थे,
और मुझे खुशी भी, हम लोग अपने किसी परिचित व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं कर रहे थे। लोगों के बारे में बोले हाँ, परंतु सकारात्मक पहलू से। एक बात अच्छे से समझ लें, हर तरह की चर्चा गपशप नहीं होती। कई बार इधर उधर की चर्चा, हंसी मजाक, हल्का फुल्का मनोरंजन जरूरी होता है, उससे दिमाग तरोताजा होता है, परंतु शर्त यह है कि रचनात्मक होना चाहिए। आप इस टेस्ट से ये जान सकते हैं आप कितना गपिया हैं या गप में आपकी कितनी रुचि है। पहला, क्या मैं दूसरों के बारे में अफवाह फैलाता हूँ? दूसरा, क्या मैं दूसरों के बारे में अच्छी बातें करता हूँ? तीसरा, क्या मुझे स्कैंडल सुनना अच्छा लगता है? चौथा, क्या मैं केवल तथ्यों के आधार पर ही किसी का मूल्यांकन करता हूँ? पांचवा, क्या मैं दूसरों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता हूँ वो मुझे अफवाहें सुनाएं? छठा, क्या मैं अपनी चर्चा को इस बात से शुरू करता हूँ, देखना किसी से कहना नहीं? सातवां, क्या मैं गोपनीय जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखता हूँ? आठवां, क्या मैं दूसरों के बारे में बोलते समय अपराध बोध से ग्रस्त हो जाता हूँ? सही जवाब क्या है यह बताने की जरूरत नहीं है, इस बारे में 1 मिनट सोचिए। कुल्हाड़ी उठाकर अपने पड़ोसी का फर्नीचर तोड़ देने से आपका फर्नीचर बेहतर नहीं दिखने लगता। इसी तरह दूसरे आदमी पर शब्दों की कुल्हाड़ी या हथगोले चलाने से आप बेहतर इंसान नहीं बन जाते। हमेशा फर्स्ट क्लास बने रहिए, अपने हर काम में इस नियम का पालन कीजिए। सामान या सेवाएं खरीदने में भी एक बार फर्स्ट क्लास सोच की सफलता साबित करने के लिए मैंने एक ट्रेनी समूह से पूछा कि मुझे अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं सुनाएं जब उन्होंने चवन्नी बचाकर अठन्नी का नुकसान कर लिया हो। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। मैंने फुटपाथ से एक सस्ता सा सूट खरीद लिया। मैंने सोचा कि यह बढ़िया सौदा था, परंतु सूट खराब निकला। मेरी कार में रिपेयरिंग होनी थी। मैं इसे एक सस्ते से गैरेज में ले गया जो ऑथराइज डीलर से $25 कम में रिपेयरिंग करने के लिए तैयार था, परंतु मेरी कार जल्दी फिर से खराब हो गई। अब वो गैरेज वाला यह मानने को तैयार नहीं कि गलती उसकी है। महीनों तक मैंने पैसे बचाने के लिए घटिया होटल में खाना खाया। जगह साफ सुथरी नहीं थी, खाना भी अच्छा नहीं था, और सर्विस उसे सर्विस कहना ही मूर्खता होगी, और ग्राहक भी थर्ड क्लास आते थे। एक दिन मेरा एक दोस्त जबरदस्ती मुझे एक बढ़िया रेस्तरां में ले गया। उसने लंच का ऑर्डर दिया और मैंने भी। मुझे जो मिला उससे मैं हैरान हो गया। बढ़िया खाना, बढ़िया सर्विस, बढ़िया माहौल, और पैसे भी थोड़े से ही ज्यादा लगे। इस घटना से मैंने एक बड़ा सबक सीखा। ऐसे और भी कई प्रसंग सुनाए गए। एक आदमी ने कहा उसने बार्गेन अकाउंट का उपयोग किया था, जिसके कारण वो टैक्स के झंझट में फंस गया था। दूसरे आदमी ने बताया वो एक सस्ते डॉक्टर के पास चला गया था जिसने उसे गलत बीमारी बता दी थी। कई और लोगों ने बताया कि इस तरह के सस्ते के चक्कर में घर की सस्ती मरम्मत, सस्ते होटल और बाकी सस्ते सामान में उन्होंने चोट खाई है। मैंने कई बार लोगों को ये कहते सुना है, परंतु मैं फर्स्ट क्लास सामान खरीद सकता हूँ। इसका सीधा सा जवाब है, आप इसके अलावा कोई दूसरा सामान किस तरह खरीद सकते हैं? लंबे समय में अच्छा माल खरीदना हमेशा सस्ता पड़ता है। इसके अलावा ढेर सारी घटिया चीजें होने से यह बेहतर है कि आपके पास कम चीजें हों पर अच्छी हों। 3 जोड़ी घटिया जूते होने से 1 जोड़ी बढ़िया जूते हमेशा बेहतर हैं। लोग क्वालिटी के हिसाब से आपका मूल्यांकन करते हैं, चाहे वे अचेतन में ऐसा करते हो। क्वालिटी का ध्यान रखें, इससे फायदा होता है और उसमें ज्यादा खर्च भी नहीं होता। ज्यादातर समय फर्स्ट क्लास बनने में सेकंड क्लास की तुलना में कम पैसा लगता है। सफलता का माहौल कैसे तैयार करें, यहाँ पर 7वां अध्याय खत्म होता है। आइए अब शुरू करते हैं पार्ट नंबर 8, अध्याय नंबर 8। अपने विचारों को अपना दोस्त बनाइए। क्या आप सामने वाले के विचार पढ़ सकते हैं? किसी के विचार पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इस काम को जितना कठिन समझते हैं वो दरअसल उससे बहुत आसान है। शायद आपने इस बारे में ठीक से सोचा नहीं है, परंतु ये सच है। आप हर दिन दूसरों के विचार पढ़ते हैं और आप अपने खुद के विचारों को भी पढ़ते हैं। हम ऐसा किस तरह करते हैं? ऐसा अपने आप होता है और हम रवैये के मूल्यांकन से ऐसा कर पाते हैं। आपने एक गाना सुना है, आई लव यू कहने के लिए भाषा जानना जरूरी नहीं है। यू डू नॉट नीड टू नो द लैंग्वेज टू से यू आर इन लव। ये प्रसिद्ध गीत बिंग क्रॉस्बी ने कुछ खास साल पहले गाया था। इस साधारण से गाने में मनोविज्ञान की पूरी किताब का निचोड़ है। आपको आई लव यू कहने के लिए भाषा जानने की जरूरत नहीं होती। जिसने भी प्रेम किया है वो ये बात अच्छी तरह से जानता है या जानती है, और आपको ये बताने के लिए भी भाषा जानने की जरूरत नहीं है मैं आपको पसंद करता हूं या मैं आपसे नफरत करता हूं, या मैं समझता हूं कि आप महत्वपूर्ण हैं या महत्वहीन हैं, या मैं आपसे ईर्ष्या करता हूं। आपको ये कहने के लिए भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मैं अपने काम को पसंद करता हूं, या मैं बोर हो चुका हूं, और या मैं भूखा हूं। लोग इन वाक्यों को बिना आवाज के बोल देते हैं। हम क्या सोच रहे हैं ये हमारे हावभाव से समझ में आ जाता है। हमारे हावभाव हमारे मस्तिष्क के प्रतिबिंब हैं। वे बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आप ऑफिस की कुर्सी पर बैठे किसी आदमी के विचार पढ़ सकते हैं। आप उसके हावभाव देखकर समझ सकते हैं कि अपने काम के बारे में उसका दृष्टिकोण क्या है। आप सेल्समैन, विद्यार्थियों, पतियों और पत्नियों के विचार समझ सकते हैं। आप न सिर्फ ऐसा कर सकते हैं बल्कि आप अक्सर ऐसा करते हैं।
किसी और टीवी सीरियलों के लोकप्रिय अभिनेता दरअसल अभिनय नहीं करते, वे अपनी भूमिकाओं को नहीं निभाते। इसके बजाय वे अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं और सचमुच ये कल्पना करने लगते हैं कि वे अभिनय किए जाने वाले पात्र के शरीर में घुस गए हैं। उन्हें करना ही पड़ता है, इसके बिना वो नकली लगेंगे, उनके अभिनय में जान नहीं आ पाएगी और उनकी लोकप्रियता कम हो जाएगी। हमारे दृष्टिकोण न सिर्फ दिख जाते हैं बल्कि वे सुनाई भी दे जाते हैं। कोई सेक्रेटरी जब फोन पर बात करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर सुकर्स ऑफिस, तो इन 5 शब्दों में वो सेक्रेटरी ये जता देती है कि वो आपको पसंद करती है। मुझे खुशी है आपने फ़ोन किया, मुझे लगता है कि आप महत्वपूर्ण हैं, मैं अपने काम को पसंद करती हूँ। परंतु दूसरी सेक्रेटरी इन्हीं शब्दों के माध्यम से ये बोलती हुई लग सकती है, आप मुझे परेशान कर रहे हैं, कितना अच्छा होता अगर आपका फ़ोन नहीं आया होता। मैं अपने काम से बोर हो गई हूँ और मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती जो मुझे परेशान करें। हाव भाव से, आवाज़ की टोन से और आवाज़ के उतार चढ़ाव से हम किसी भी रवैये को समझ जाते हैं। इसका कारण क्या है? मनुष्य के इतिहास में बोलने वाली भाषा का जन्म तो हाल ही में हुआ है। अगर हम कालचक्र के हिसाब से देखें तो पूरे इतिहास की घड़ी के मानने से मनुष्य ने इसी सुबह बोलना शुरू किया है। भाषा के जन्म से पहले करोड़ों सालों से इंसान सिर्फ आवाज़ और इशारों और हाव-भाव से अपनी बात कहता आया है। करोड़ों सालों तक इंसान दूसरे इंसानों के साथ संप्रेषण के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि अपने शरीर, अपने चेहरे के भाव और अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करता था। और हम आज भी अपने दृष्टिकोण और अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के साथ व्यवहार करते समय हमारे पास सीधे शारीरिक स्पर्म के अलावा सिर्फ आवाज़, हाव-भाव और शरीर की गतिविधियां ही तो संप्रेषण का माध्यम है। और बच्चे में ऐसी छठी इंद्रियां होती हैं कि वे असली और नकली का फर्क तत्काल समझ लेते हैं। प्रोफेसर आरविन एसेल, जो लीडरशिप पर अमेरिका के प्रख्यात विशेषज्ञ हैं, कहते हैं, सच कहा जाए तो उपलब्धि के लिए सुविधाओं और योग्यताओं के अलावा किसी और चीज़ की भी ज़रूरत होती है। मेरा यह मानना है कि इस उत्प्रेरक को सिर्फ एक शब्द में बयान किया जा सकता है, रवैया। जब आपका रवैया सही होगा तभी आप अपनी योग्यताओं का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे और आपको उसके अच्छे परिणाम अपने आप मिलेंगे। रवैये से फर्क पड़ता है। सही रवैये वाला सेल्समैन अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं करता बल्कि उससे आगे निकल जाता है। सही रवैये वाला विद्यार्थी परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाता है। सही रवैये वाला दंपति सुखी वैवाहिक जीवन बिताते हैं। सही रवैये से आप लोगों के साथ प्रभावी व्यवहार करते हैं, आप लीडर बन जाते हैं। सही रवैये से आप हर तरह की परिस्थिति में जीत जाते हैं। इन 3 रवैयों को विकसित कीजिए, इन्हें अपने हर काम में अपना साथी बनाइए। पहला, मुझ में उत्साह है का रवैया विकसित करना। दूसरा, आप महत्वपूर्ण है का रवैया विकसित करना। तीसरा, सेवा भाव का रवैया विकसित करना। अब हम देखते हैं ऐसा किस तरह किया जा सकता है। सालों पहले जब मैं कॉलेज में था, मैंने अमेरिकी इतिहास की कक्षा में अपना नाम लिखवाया। मुझे क्लास बहुत अच्छी तरह याद है, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अमेरिका इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने वहाँ पर सफल जीवन का वो मूलभूत सिद्धांत सीखा था। दूसरों में उत्साह भरने के लिए पहले खुद में उत्साह भरिए। इतिहास की कक्षा बहुत बड़ी थी और एक बड़े हॉल में लगा करती थी। प्रोफेसर अधेड़ थे और बड़े ज्ञानी थे, परंतु उनके लेक्चर बहुत बोरिंग हुआ करते थे। इतिहास को जीवंत और रोचक विषय के रूप में पढ़ाने के बजाय वे हमें तथ्य और तारीखें गिनाते रहते थे। मुझे देखकर हैरानी होती थी, वे इतने रोचक विषय को इतने बुरे तरीके से कैसे पढ़ा लेते हैं, परंतु वे ऐसा कर लेते थे। आप समझ ही सकते हैं प्रोफेसर की बोरियत भरी बातों का विद्यार्थियों पर क्या असर होता होगा। वे या तो बातें करते थे या फिर सो जाते थे। जब माहौल बहुत बिगड़ गया तो प्रोफेसर ने 2 पहरेदारों को तैनात कर दिया ताकि विद्यार्थियों को बातें करने और सोने से रोका जा सके। प्रोफेसर ने 2 पहरेदारों को तैनात कर दिया ताकि विद्यार्थियों को बातें करने और सोने से रोका जा सके। कभी कभार प्रोफेसर बीच में रुककर अपनी उंगली उठाकर छात्रों से कहते थे, मैं तुम सबको चेतावनी देता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग बातें करना बंद कर दो और मेरी लेक्चर सुनो। इससे विद्यार्थियों पर कोई खास असर नहीं पड़ता था, क्योंकि इनमें से कई विद्यार्थी तो हाल ही में युद्ध से लौटे थे और उन्होंने टापू और लड़ाकू हवाई जहाज़ों में इतिहास रचा था। जब मैं वहां बैठकर ये सोच रहा था, जिस विषय को इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा सकता था, उसे वो प्रोफेसर इतने बुरे तरीके से क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में सवाल भी आया, विद्यार्थी प्रोफेसर की बातों में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं। जवाब तत्काल मिल गया। विद्यार्थियों को प्रोफेसर की बातों में कोई रुचि इसलिए नहीं थी क्योंकि अपने लेक्चर या अपने विषय में प्रोफेसर की ही कोई रुचि नहीं थी। वो इतिहास पढ़ाते पढ़ाते बोर हो चुके थे और ये साफ नजर आता था। दूसरों को उत्साहित करने के लिए आपको पहले खुद उत्साहित होना पड़ेगा। सालों तक मैंने इस सिद्धांत को सैकड़ों परिस्थितियों में आजमाया है। हर बार यह सच साबित हुआ है, जिस आदमी में उत्साह नहीं होता वो दूसरों को उत्साहित नहीं कर सकता, परंतु जो उत्साही होता है उसके पीछे जल्द ही
बहुत से उत्साहित अनुयायी जमा हो जाते हैं। उत्साहित सेल्समैन को इस बारे में फिक्र नहीं होना चाहिए कि उसके ग्राहकों में उत्साह की कमी हो सकती है। उत्साहित टीचर को उत्साहीन विद्यार्थियों के बारे में फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। उत्साहित धर्मोपदेशक चुनिंदा भीड़ को देखकर कभी दुखी नहीं होगा। उत्साह से चीजें 1100% बेहतर हो सकती हैं। 2 साल पहले एक कंपनी के कर्मचारियों ने रेड क्रॉस में $94.35 दान दिया। इस साल उन्हीं कर्मचारियों ने लगभग $1100 दान में दिए, जो पिछली राशि से 1100% ज्यादा थी। जिस कप्तान में $94.35 का चंदा लिया था, उसमें उत्साह नहीं था। उसने इस तरह की बातें कही, मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण संस्था है, मेरा इसे कभी सीधा सरोकार नहीं रहा है, ये एक बड़ा संगठन है और ये अमीर लोगों से काफी चंदा लेता है, इसलिए मुझे नहीं लगता आपके योगदान से कोई खास फर्क पड़ने वाला है। अगर आप दान देना चाहते हो तो मुझसे संपर्क कर लें। इस आदमी ने किसी को रेड क्रॉस में शामिल होने के लिए प्रेरित नहीं किया। इस साल का चंदा देने वाले जरा अलग किस्म का था, उसमें उत्साह था। उसने इतिहास के कई उदाहरण देकर लोगों को बताया कि रेड क्रॉस संकट के समय किस तरह इंसानों की सहायता करती है। उसने बताया रेड क्रॉस हर आदमी के दान के सहारे चलती है। उसने कर्मचारियों को बताया कि वे रेड क्रॉस को उतना ही दान में दें जितना वे अपने मुसीबत में फंसे पड़ोसी की मदद करने के लिए देंगे। उसने कहा, देखिए रेड क्रॉस में अब तक क्या क्या किया है, ध्यान दीजिए, उसने भीख नहीं मांगी। उसने ये नहीं कहा मुझे आप में से हर आदमी से इतने डॉलर चाहिए। उसने रेड क्रॉस के महत्व के बारे में उत्साह से बताया। उसके बाद उसे सफलता अपने आप मिल गई। एक पल के लिए अपने किसी ऐसे क्लब या संगठन के बारे में सोचिए जो निस्तेज हो चुका है। शायद इसे पुनर्जीवित करने के लिए उत्साह की जरूरत हो। जितना उत्साह होगा परिणाम उतने ही मिलेंगे। उत्साह का मतलब है ये कितना बढ़िया है। यहाँ 3 कदमों का तरीका बताया जा रहा है जो उत्साह की शक्ति का विकसित करने में आपकी मदद करेगा। पहला, गहराई में जाएं। ये छोटा सा प्रयोग करें। 2 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनमें आपकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है या बहुत कम रुचि है, जैसे ताश के पत्ते, किसी खास किस्म का संगीत, कोई खेल। अब खुद से पूछें, मैं इन चीजों के बारे में कितना जानता हूँ। 100 में से 99 मामलों में आपका जवाब होगा ज्यादा नहीं। मैं ये स्वीकार करता हूँ, कई सालों तक मुझे आधुनिक चित्रकला में कोई रुचि नहीं थी। मुझे आधुनिक चित्रकला में कुछ आड़ी तिरछी लकीरें ही दिखा करती थी। परंतु तभी मेरे एक चित्रकार दोस्त ने मुझे आधुनिक चित्रकला की जानकारी दी। सचमुच में इसमें कितनी गहराई तक गया, मैंने पाया यह बहुत ही दिलचस्प थी। इस अभ्यास में उत्साह बढ़ाने का एक और महत्वपूर्ण कुंजी है, उत्साहित होने के लिए उस चीज के बारे में ज्यादा जानिए जिसके बारे में आप में कम उत्साह है। हो सकता है आपको भौरों में ज्यादा रुचि ना हो, परंतु अगर आप भौरों का अध्ययन करें तब पता करें कि वे कितनी भलाई करते हैं, वे किस तरह दूसरे भौरों के साथ संबंध जोड़ते हैं, वे किस तरह प्रजनन करते हैं, वे जाड़ों में कहाँ रहते हैं। अगर आप भौरों के बारे में मिल सकने वाली सारी जानकारी हासिल करेंगे तो आप पाएंगे कि भौरों में आपकी दिलचस्पी सचमुच बढ़ गई है। मैं इस बात का प्रशिक्षण देता हूँ, गहराई में जाने की तकनीक से उत्साह किस तरह विकसित किया जा सकता है। प्रशिक्षण देते समय मैं ग्रीन हाउस का उदाहरण देता हूँ। मैं समूह से यूं ही पूछ लेता हूँ कि आप में से कोई ग्रीन हाउस बनाने और बेचने में रुचि रखता है। मैंने आज तक इसके जवाब में हाँ नहीं सुना। फिर मैं सुबह को बताता हूँ, जैसे जैसे हमारा जीवन स्तर बढ़ता जा रहा है, लोग अपनी मूलभूत आवश्यकता के बाहर की चीजों में ज्यादा रुचि लेने लगे हैं। अमेरिका की कोई भी महिला अपने घर के संतरे या आर्किडेट में पेड़ लगाकर खुश होगी। मैं बताता हूं, अगर लाखों परिवार प्राइवेट स्विमिंग पूल बनवा सकते हैं तो करोड़ों लोग निश्चित रूप से ग्रीन हाउस भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस की लागत स्विमिंग पूल की तुलना में बहुत कम होती है। मैं उन्हें बताता हूं, अगर आप 50 में से एक परिवार को भी $600 का ग्रीन हाउस बेच लेते हैं तो आपका $600 मिलियन का ग्रीन हाउस का बिजनेस खड़ा हो जाएगा। और शायद पौधों और बीजों की आपूर्ति करने के लिए आप $250 मिलियन का उद्योग अलग डाल लेंगे। इस अभ्यास के साथ दिक्कत ये होती है, 10 मिनट पहले तक जो समूह ग्रीन हाउस के बारे में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहा था, अब इतनी रुचि लेने लगता है अगले विषय पर जाना ही नहीं चाहता। दूसरे लोगों में अपना उत्साह बढ़ाने के लिए भी गहराई में जाने की तकनीक का प्रयोग करें। सामने वाले व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करें, वो क्या करता है, उसका परिवार, उसकी पृष्ठभूमि, उसके विचार और महत्वाकांक्षाएं, और आप पाएंगे उसमें आपकी रुचि और उत्साह बढ़ रहा है। आप और गहराई में जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से साझी दिलचस्पी के विषय मिल जाएंगे, और गहराई में जाएंगे तो आपको आखिरकार एक बहुत ही आकर्षक व्यक्ति दिख जाएगा। गहराई में जाने की तकनीक नई जगहों के प्रति भी उत्साह पैदा कर देती है। कई साल पहले मेरे कुछ दोस्तों ने डेट्रॉइट से फ्लोरिडा के एक छोटे से कमरे में जाकर रहने का फैसला किया। उन्होंने अपने घर बेच दिए, अपने बिजनेस समेट लिए और अपने दोस्तों से अलविदा कहकर वे रवाना हो गए। 6 हफ्तों बाद वे वापस डेट्रॉइट में दिखे।
उनके वापस वतन लौटने का कारण उनके बिजनेस से संबंधित नहीं था। इसके बजाय उनका कहना था, हम छोटे कस्बे में रह नहीं पाए, इसके अलावा हमारे सभी दोस्त डेट्रॉइट में हैं, हमें वापस लौटना ही पड़ा। बाद में लोगों के साथ हुई चर्चा में मैंने उनकी वापसी का असली कारण जाना। कारण सिर्फ इतना था, उन्हें छोटा शहर पसंद नहीं आया था। कुछ दिनों के प्रवास में उन्होंने उस जगह का सतही मुआयना किया, वहाँ का इतिहास, भविष्य की योजनाएं, वहाँ के लोग। उनका शरीर तो फ्लोरिडा में रह रहा था, परंतु वे अपना दिल डेट्रॉइट में छोड़ गए थे। मैंने दर्जनों एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों और सेल्समैनों से बात की है जिन्हें उनकी कंपनी दूसरी जगह भेजना चाहती थी, परंतु वे वहां जाना नहीं चाहते थे। मैं शिकागो या सैन फ्रांसिस्को या अटलांटा या न्यूयॉर्क, मियामी जाने की सोच ही नहीं सकता। दिन में कई बार बोला जाता है। नई जगह के बारे में उत्साह बढ़ाने का एक तरीका यह है, नए समुदाय की गहराई में जाने का संकल्प करें, इसके बारे में हर जानकारी इकट्ठी करें, लोगों से मिले जुलें, पहले ही दिन में अपने को वहां का निवासी समझें। ऐसा करें और आप अपने नए माहौल के बारे में उत्साहित हो जाएंगे। आज करोड़ों अमेरिकी शेयर बाजार में पैसा निवेश कर रहे हैं, परंतु कई करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट में कोई रुचि नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें शेयर बाजार का कोई ज्ञान नहीं है, ये किस तरह का काम करता है, शेयर के भाव ऊपर नीचे क्यों आते हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, शेयर बाजार अमेरिकी व्यवसाय का दिन प्रतिदिन का रोमांस है। किसी भी चीज के बारे में लोग, जगह, चीज उत्साहित होने के लिए इसकी गहराई में जाएं और आप में अपने आप उत्साह पैदा हो जाएगा। अगली बार जब भी आप कोई ऐसा काम करें जो आप ना करना चाहते हो, तो इस सिद्धांत का प्रयोग करें। अगली बार जब आप किसी काम से बोर हो रहे हो, तो इस सिद्धांत का प्रयोग करें, गहराई में जाएं और आपकी रुचि अपने आप जाग जाएगी। दूसरा, हर काम दिल से करें। उत्साह या उत्साह की कमी आपके हर काम में दिखती है, आपकी हर बात में प्रकट होती है। दिल से हाथ मिलाएं। जब आप हाथ मिलाएं तो जरा कस कर मिलाएं। अपने हाथ को एक कहने दें, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं आपसे दोबारा मिलकर खुश हुआ। कमजोर चूहे की तरह हाथ मिलाने से तो अच्छा है हाथ ही ना मिलाया जाए। इससे लोग ये सोचते हैं ये आदमी जिंदा नहीं है बल्कि मुर्दा है, तभी मुर्दों की तरह हाथ मिला रहा है। ये देखने की कोशिश करें कि क्या कोई सफल आदमी चूहे की तरह हाथ मिलाता है। आप कोशिश ही करते रह जाएंगे और ऐसा लंबे समय तक देख नहीं पाएंगे। दिल से मुस्कुराइए, अपनी आंखों से मुस्कुराइए। कोई भी नकली, चिपकी हुई रबर जैसी मुस्कान पसंद नहीं करता। जब मुस्कुराएं तो दिखना चाहिए कि आप मुस्कुरा रहे हैं। अपने थोड़े बहुत दांत दिखाएं। हो सकता है आपके दांत आकर्षक ना हो, परंतु उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब आप मुस्कुराते हैं तो लोग आपके दांत नहीं देखते, वे एक गर्मजोशी से भरे उत्साही व्यक्तित्व को देखते हैं और उसे पसंद करते हैं। दिल से धन्यवाद दीजिए। रूटीन धन्यवाद का मतलब तो स्लिप गिलिप कहने की तरह मशीनी अंदाज है। ये सिर्फ एक अभिव्यक्ति है, इससे कुछ भी संप्रेषित नहीं होता, इससे परिणाम हासिल नहीं होते। अपने धन्यवाद को इस तरह कहिए ताकि सामने वाला यह सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से बात कीजिए। डॉक्टर जेम्स एफ बेंडर, जो मानी हुई हस्ती हैं, अपनी पुस्तक हाउ टू कॉल वेल में लिखते हैं, क्या आपकी गुड मॉर्निंग सचमुच गुड है? क्या आपकी बधाई सचमुच उत्साह से दी गई है? जब आप कहते हैं आप कैसे हैं, तो आप क्या सचमुच जानना चाहते हैं? जब आप अपने शब्दों में भावनाओं के रंग भर देते हैं तो लोग आपकी बातें ध्यान से सुनने लगते हैं और आपको महत्व देने लगते हैं। लोग उस आदमी के पीछे पीछे जाते हैं जो अपनी कही हुई बातों में यकीन करता है। इसलिए दिल से बातें करिए, अपने शब्दों में भावनाओं का रंग भरें। चाहे आप किसी गार्डन क्लब में बोल रहे हो, ग्राहक से बातें कर रही हो या अपने बच्चों से, अपने शब्दों में जोश झलकने दीजिए। उत्साह से दिया गया प्रवचन महीनों तक, सालों तक याद रहता है, जबकि उत्साह के बिना दिया गया प्रवचन एक सप्ताह भी याद नहीं रहता। और जब आप दिल से बोलते हैं तो आप अपने अंदर भी जोश भर लेते हैं। अभी आजमा कर देख लें। जोर से और जोश से कहें, आज मैं बहुत खुश हूँ। यह वाक्य कहने के बाद आप पहले से बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं। अपने आप जान फूकिए, दिल से बोलिए, दिल से काम कीजिए। अपने हर काम, अपनी हर बात से लोगों को ये लगने दीजिए, इस आदमी में जोश है, हौसला है, ये सचमुच वो काम करना चाहता है, ये निश्चित रूप से सफल होगा। तीसरा, अच्छी खबर फैलाइए। आपके और हमारे सामने कितनी ही बार किसी आदमी ने अचानक आकर कहा होगा, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। तत्काल हर आदमी का ध्यान उस आदमी की तरफ चला जाता है। अच्छी खबर से सिर्फ ध्यान ही आकर्षित नहीं होता, अच्छी खबर से लोग खुश भी होते हैं। अच्छी खबर से उत्साह विकसित होता है। अच्छी खबर से पाचन तंत्र भी ठीक रहता है, क्योंकि अच्छी खबर सुनाने वालों के मुकाबले आज बुरी खबर सुनाने वाले ज्यादा हो गए हैं। इसलिए इनके बहकावे में ना आए। आज तक बुरी खबर सुनकर किसी में भी कोई दोस्त नहीं बनाया, किसी ने भी पैसा नहीं कमाया, ना ही किसी ने कोई उपलब्धि हासिल की। अपने परिवार को अच्छी खबर सुनाएं, उन्हें आज घटी अच्छी घटनाएं सुनाएं, उन्हें अपने रोचक सुखद अनुभव सुनाएं और अप्रिय घटनाओं को दफना दें।
अच्छी खबर फैलाएं, बुरी खबर फैलाने का कोई अर्थ नहीं है। इससे आपका परिवार व्यर्थित, चिंतित और नर्वस हो जाएगा। हर दिन घर से सूरज की रोशनी लेकर जाएं, रात का अंधेरा लेकर ना जाएं। कभी आपने देखा है बच्चे मौसम के बारे में कितनी कम शिकायत करते हैं? उन्हें गर्म मौसम से तब तक कोई खास तकलीफ नहीं होती जब तक उन्हें नकारात्मक विचार वाले लोग इसके नुकसान से परिचित नहीं करवा देते। चाहे मौसम कैसा भी हो, आप मौसम के बारे में हमेशा अच्छा बोलने की आदत डाल लें। मौसम के बारे में शिकायत करने से आपका मूड खराब होता है और आप दूसरों का मूड भी खराब कर देते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, इस बारे में भी अच्छी खबर सुनाएं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कहने वाले व्यक्ति बने। हर मौके पर कहें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा कहने के बाद आपको सचमुच अच्छा लगने लगेगा। इसी तरह से अगर आप लोगों को यह बताएंगे मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो आपको सचमुच सब कुछ बुरा लगने लगेगा। हम कैसा महसूस करते हैं ये काफ़ी हद तक हमारे विचारों पर निर्भर करता है। शिकायत करने वाले और आधे मुर्दा लोगों के आसपास रहना किसी को भी पसंद नहीं है। अपने साथ काम करने वालों को अच्छी खबर सुनाएं, उनका उत्साह बढ़ाते रहें, हर मौके पर उनकी तारीफ करते रहें। कंपनी के सकारात्मक कामों के बारे में उन्हें बताएं, उनकी समस्याएं सुनें, उनकी मदद करने की कोशिश करें, लोगों को प्रोत्साहित करें और उनका सहयोग हासिल करें। उनके अच्छे काम के लिए उनकी पीठ ठोकें, उन्हें आशा बंधाएं, उन्हें बताएं कि आपको उन पर, उनकी क्षमताओं पर भरोसा है और आपको ये विश्वास भी है कि वे सफल हो सकते हैं। चिंता करने वालों की चिंता कम करने की कोशिश करें। हर दिन सही रास्ते पर चलने के लिए ये छोटा सा प्रयोग नियमित रूप से करें। जब भी आप किसी आदमी से विदा लें, खुद से पूछें क्या मुझसे बात करने के बाद इस आदमी का मूड पहले से बेहतर हुआ है। ये आत्म प्रशिक्षण तकनीक सचमुच सफल होती है। अपने कर्मचारियों, अपने सहयोगियों, अपने परिवार, अपने ग्राहकों, यहाँ तक कि कभी कभार मिलने वाले परिचितों के साथ भी इसी तकनीक का प्रयोग करें। मेरा एक सेल्समैन मित्र अच्छी खबरों को ब्रॉडकास्ट करता है। वो हर महीने अपने ग्राहकों के पास जाता है और नियम से कोई ना कोई अच्छी खबर सुनाता है। उदाहरण, मैं पिछले सप्ताह ही आपके एक अच्छे दोस्त से मिला, उसने आपको नमस्ते कहलवाया है। पिछली बार मैं जब आपसे मिला था तब से अब के बीच में बहुत बड़े परिवर्तन हो चुके हैं। पिछले महीने 3.5 लाख बच्चों का जन्म हुआ है और ज़्यादा बच्चे पैदा होने का मतलब है हम दोनों के लिए ज़्यादा बिजनेस। हम अक्सर ये सोचते हैं कि बैंक के प्रेसिडेंट बहुत रिजर्व टाइप के भावहीन व्यक्ति होते हैं, परंतु एक बैंक प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है। फोन पर उसका जवाब देने का फेवरेट तरीका है गुड मॉर्निंग, दुनिया कितनी अच्छी है, क्या मैं आपको कुछ पैसे उधार दे सकता हूँ। कई लोग कहेंगे बैंकर के लिए ठीक नहीं है, पर मैं बता दूं जो बैंकर इस तरह की बात कहते हैं उनका नाम है मिल्स लेन, जो सिटीजन्स एंड सदर्न बैंक के प्रेसिडेंट हैं। और हम जानते हैं यह बैंक पूरे दक्षिण पूर्व में सबसे बड़ा बैंक है। अच्छी खबर के परिणाम भी अच्छे होते हैं, इसलिए अच्छी खबरें फैलाते रहें। एक बरस निर्माता कंपनी के प्रेसिडेंट ने अपने टेबल पर एक सूत्रवाक लगा रखा था। आगंतुक के सामने लिखा रहता था, मुझसे या तो अच्छी बात कहें या कुछ ना कहें। मैंने उसकी तारीफ की कि उसने इतना बढ़िया विचार लिखा है जिससे लोग ज़्यादा आशावादी हो जाते हैं। वो मुस्कुराया और उसने कहा, ये विचार हमें इस बारे में जागरूक बना देता है, परंतु मेरी तरफ से देखने पर तो ये विचार और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उसने तख्ती को पलट दिया और मैंने देखा कि उसकी तरफ ये विचार कुछ इस तरह लिखा गया था, उनसे या तो अच्छी बात कहें या कुछ ना कहें। अच्छी खबर फैलाने से आप प्रेरित होते हैं, आपसे अच्छा लगता है, से आप प्रेरित होते हैं, आपको अच्छा लगता है। अच्छी खबर फैलाने से दूसरे लोगों को भी अच्छा लगता है। आप महत्वपूर्ण है वाला रवैया विकसित करना, यह बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। हर इंसान में, चाहे वो इंडिया में रहता हो या इंडियानापोलिस में, चाहे वो मूर्ख हो या प्रतिभाशाली, चाहे वो सब हो या जंगली, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, ये इच्छा होती है कि उसे महत्वपूर्ण समझा जाए। इस बारे में विचार करें, सब में, हाँ हर एक में। आपके पड़ोसी, आपकी पत्नी, आपके बॉस, हर व्यक्ति में स्वाभाविक इच्छा होती है कि वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बनने की इच्छा मनुष्य की सबसे प्रबल गैर शारीरिक भूख होती है। सफल एडवर्टाइजर्स जानते हैं कि लोग प्रतिष्ठा, सम्मान, आदर चाहते हैं, इसलिए तो विज्ञापनों में लोगों को लुभाने के लिए ऐसी बातें लिखी जाती हैं। स्मार्ट युवा महिलाओं के लिए जो लोग खास होते हैं वे अमुक सामान इस्तेमाल करते हैं। आपको सबसे अच्छा माल चाहिए, हर एक की तारीफ के काबिल बने। उन महिलाओं के लिए जो दूसरी महिलाओं को जलाना चाहती हैं और पुरुषों को रिझाना चाहती हैं, इस तरह के वाक्य वास्तव में लोगों को यह बताते हैं इस सामान को खरीदो और खुद को महत्वपूर्ण लोगों की श्रेणी में शामिल करो। महत्वपूर्ण बनने की लालसा, महत्वपूर्ण बनने की भूख ही आपको सफलता की तरफ आगे ले जाती है। यह आपकी सफलता का सबसे बड़ा औजार है। परंतु और आगे बढ़ने से पहले इस वाक्य को दोबारा पढ़ें। हालांकि आप महत्वपूर्ण हैं के रवैये से परिणाम मिलते हैं और हालांकि इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता, फिर भी बहुत कम लोग इस रवैये का इस्तेमाल करते हैं।
अब यह बताना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे धर्म, हमारे कानून, हमारी पूरी संस्कृति ये मनुष्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। इन सब के अस्तित्व का आधार ही मनुष्य की महत्ता है। मान लीजिए आप अपने हवाई जहाज मोड़ रहे हो और किसी वीरान जंगल में आपको मजबूरन उतरना पड़ जाए तो क्या होगा। जैसे ही इस दुर्घटना की खबर मिलेगी, आपकी खोज के लिए बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू हो जाएगा। कोई भी ये नहीं पूछेगा क्या यह आदमी महत्वपूर्ण है। आपके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता सिवाय इसके कि आप एक इंसान हैं। फिर भी हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और खोजी दस्ते आपकी तलाश में जुट जाएंगे और वे तब तक आपकी खोज करते रहेंगे और इस अभियान में हजारों डॉलर खर्च करते रहेंगे जब तक कि आप उन्हें मिल नहीं जाते या उन्हें यह विश्वास नहीं हो जाता अब खोज करने से कोई फायदा नहीं होगा। जब कोई छोटा बच्चा जंगल में गुम हो जाता है या कुएं में गिर जाता है या किसी ऐसी खतरनाक परिस्थिति में फंस जाता है तो कोई इस बारे में नहीं पूछता वो बच्चा किसी महत्वपूर्ण परिवार का है या नहीं। बच्चों को बचाने की हर संभव कोशिश सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि हर बच्चा महत्वपूर्ण होता है। समस्त जीवित प्राणियों में 1 करोड़ में से 1 प्राणी ही मनुष्य होता है। मनुष्य जैव वैज्ञानिक रूप से दुर्लभ प्राणी है। ईश्वर की योजना में मनुष्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम इसके व्यवहारिक पक्ष को देखें। जब ज्यादातर लोग दार्शनिक चर्चा से रोजमर्रा की परिस्थितियों पर आते हैं और वे दुर्भाग्य से भूल जाते हैं कि मनुष्य महत्वपूर्ण होता है। कल आप ये ध्यान से देखें किस तरह ज्यादातर लोगों का रवैया ये कहता नजर आता है, आप कोई नहीं है, आपका कोई मूल्य नहीं है, आपका कोई अर्थ नहीं है, आपका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, आप महत्वहीन हैं वाले रवैये के पीछे भी एक कारण होता है। ज्यादातर लोग दूसरे आदमी की तरफ देखते हैं और सोचते हैं ये मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता इसलिए यह आदमी महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु यहीं पर लोग बहुत बड़ी भूल करते हैं। सामने वाला व्यक्ति चाहे उसका स्टेटस या उसकी आमदनी कुछ भी हो, आपके लिए 2 कारणों से महत्वपूर्ण होता है। पहला कारण ये, जब आप लोगों को महत्व देते हैं तो वे आपके लिए ज्यादा काम करते हैं। वर्षों पहले मैं डेट्रॉइट में हर सुबह एक बस में अपने नौकरी पर जाता था। ड्राइवर एक सनकी बुढ़ा था। दर्जनों शायद सैकड़ों बार मैंने देखा कि उस ड्राइवर ने गाड़ी चला दी जबकि सवारी भागते हुए हाथ हिलाते हुए आ रही थी और दरवाजे से 1 या 2 सेकंड की दूरी पर थी। कई महीनों तक मैंने देखा कि यह ड्राइवर केवल एक यात्री के प्रति विशेष सम्मान दिखाता था और ड्राइवर ने उस सवारी का कई बार खास ध्यान रखा। कई बार तो ड्राइवर इस यात्री के आने का इंतजार तक करता था। और वह ऐसा क्यों करता था? क्योंकि यात्री ड्राइवर को महत्व देता था। हर सुबह वो ड्राइवर का अभिवादन करता था, गंभीरता से उसे गुड मॉर्निंग सर कहता था। कई बार यह यात्री ड्राइवर के पास बैठ जाता था और उसे छोटे छोटे वाक्य कहता था, आपका काम बड़ी जिम्मेदारी का है, इतने ट्रैफिक में गाड़ी चलाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, आपकी बस के हिसाब से तो गाड़ी घड़ी मिलाई जा सकती है। यह यात्री ड्राइवर को इतना महत्वपूर्ण बना देता था जैसे वो 180 यात्रियों के जेट एयरलाइन को उड़ा रहा हो और बदले में वो ड्राइवर भी इस यात्री के साथ विशेष व्यवहार करता था। छोटे लोगों को बड़े लोगों की तरह महत्व देने का फायदा होता है। आज अमेरिका में हजारों ऑफिसों में सेक्रेटरी सेल्समैन के सामान बेचने में मदद कर रहे हैं या उसका सामान बिकने नहीं दे रहे हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि सेल्समैन का सेक्रेटरी के प्रति व्यवहार कैसा है। किसी भी आदमी को अगर आप महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं तो वो आपकी परवाह करने लगेगा और जब वो आपकी परवाह करेगा तो वो आपके लिए ज़्यादा काम करेगा। अगर आप लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराएंगे तो ग्राहक आप में ज़्यादा सामान खरीदेंगे, आपके कर्मचारी आपके लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपके सहयोगी आपके साथ ज़्यादा सहयोग करेंगे, आपका बॉस आपकी ज़्यादा मदद करेगा। बड़े लोगों को ज़्यादा बड़े होने का महत्व देना भी फायदे का सौदा है। बड़े सोच वाला आदमी लोगों की सर्वश्रेष्ठ क्षमता के हिसाब से उनका मूल्यांकन करता है क्योंकि वो हमेशा लोगों के बारे में बड़ा सोचता है, इसलिए वो उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने में सफल होता है। यहाँ सामने वाले को महत्व देने का दूसरा बड़ा कारण बताया जा रहा है। जब आप दूसरों को महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं तो आप खुद को भी महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं। एक लिफ्ट ऑपरेटर जो कई महीनों तक मुझे ऊपर नीचे ले जाती रही, बहुत सी सामान्य महत्वहीन सी महिला थी। वो 50 के करीब होगी। वो जरा भी आकर्षक नहीं थी और वो अपने काम में बिल्कुल रुचि नहीं लेती थी। वे स्पष्ट था कि महत्वपूर्ण दिखने की उसकी चाह जरा भी संतुष्ट नहीं हुई। वो उन करोड़ों लोगों में से थी जो कई बार महीनों तक ऐसी जिंदगी जीते रहते हैं जिस दौरान उन्हें नहीं लगता कोई उनकी परवाह करता है या उनकी तरफ ध्यान देता है। एक सुबह मैंने देखा कि उसने अपने वाले को नए स्टाइल से कटवाया था। जाहिर था वो ब्यूटी पार्लर का काम नहीं था, ये तो घरेलू काम दिख रहा था, परंतु बाल कटे हुए थे और पहले से बेहतर दिख रहे थे। इसलिए मैंने कहा, मिस्टर एक्स ध्यान दीजिए, मैंने उनका नाम जान लिया था, आपके बालों की कटिंग बड़ी अच्छी हुई है, अब ये सचमुच आकर्षक लग रहे हैं। वो शर्मा गई। उसने कहा थैंक यू सर, और इसके बाद वो ख्यालों में इस कदर खो गई कि वो अगली मंजिल पर लिफ्ट रोकना तकरीबन भूल गई। उसे तारीफ अच्छी लगी थी।
अगली सुबह जब मैं लिफ्ट में घुसा तो मैंने सुना, गुड मॉर्निंग डॉक्टर स्वाट। मैंने इससे पहले इस लिफ्ट ऑपरेटर को किसी का नाम लेते नहीं सुना था, और जब तक मैं इस ऑफिस में रहा तब तक उस महिला ने मेरे अलावा किसी को भी नाम से नहीं बुलाया। मैंने ऑपरेटर को महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाया था। मैंने उसकी सच्ची तारीफ की थी और उसे नाम से पुकारा था। मैंने उससे महत्वपूर्ण अनुभव कराया था। अब वो मुझे महत्वपूर्ण अनुभव कराकर एहसान उतार रही थी। हम अपने आप को धोखे में ना रखें। जिन लोगों में आत्म महत्ता का भाव गहराई तक नहीं होता, वे हमेशा औसत जिंदगी जीते रहेंगे। अच्छी तरह से इस बात को समझ लें, आपको सफल होने के लिए महत्वपूर्ण अनुभव करना होगा। दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराने से आपको इसलिए फायदा होता है क्योंकि इससे आप ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आजमा कर देखें। पहला, तारीफें करने की आदत डालें। दूसरों को यह बताने का नियम बना लें कि आप उनके लिए काम की तारीफ करते हैं। कभी भी किसी को भी यह महसूस ना होने दें कि आप उसके काम को रूटीन काम मान रहे हैं। गर्मजोशी से सच्ची मुस्कुराहट के साथ तारीफ करें। मुस्कुराहट से दूसरों को पता चलता है कि आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं और आप उन्हें देखकर खुश हुए हैं। दूसरों को यह बताकर उनकी तारीफ करें कि आप उन पर कितने निर्भर हैं। गंभीरता से बोला गया इस तरह का वाक्य, जिम मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बिना मेरा काम कैसे चल पाता, लोगों को उनके महत्व का एहसास करा देता है और इसके बाद वे आपके लिए पहले से ज्यादा और बेहतर काम करते हैं। सच्ची व्यक्तिगत तारीफ करने की आदत डालें। लोग तारीफ सुनना पसंद करते हैं, चाहे किसी की उम्र 2 साल हो या 20 साल, 9 साल हो या 90 साल। हर मनुष्य तारीफ का भूखा होता है। उसे विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि वो अच्छा काम कर रहा है, कि वह महत्वपूर्ण है। ऐसा ना लगे कि वो केवल बड़ी उपलब्धियों की ही सराहना करते हैं। छोटी छोटी बातों पर लोगों को तारीफ का उपहार दें। उनकी वेशभूषा, उनके काम करने का तरीका, उनके विचार, उनकी वफादारी, उनकी मेहनत, उपलब्धियों पर लोगों को चिट्ठी लिखकर उनकी तारीफ करें। किसी विशेष सफलता पर फोन करें या मिलने जाएं। ये सोचने में अपना समय या अपने मानसिक ऊर्जा बर्बाद ना करें कौन से लोग बेहद महत्वपूर्ण हैं, कौन से महत्वपूर्ण हैं या कौन से महत्वहीन हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव ना करें। हर आदमी, चाहे वो स्वीपर हो या कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, आपके नजरों में महत्वपूर्ण है। किसी के साथ घटिया व्यवहार करके आप उससे बढ़िया परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। दूसरा, लोगों का नाम लेने की आदत डालें। हर साल चतुर निर्माता दूसरे निर्माताओं से ज्यादा ब्रीफकेस, पेंसिल, बाइबल और सैकड़ों दूसरे सामान बेच लेते हैं। कारण ये होता है वे अपने सामान पर खरीदार का नाम लिख देते हैं। लोगों को अपने नाम का संबोधन अच्छा लगता है। जब किसी का नाम लिया जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके कानों में शहद घोल दिया गया हो। आपको 2 खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। नाम का उच्चारण सही करें और उसकी स्पेलिंग में गलती ना करें। अगर आप गलत उच्चारण करते हैं या गलत स्पेलिंग लिखते हैं तो सामने वाला आदमी समझ सकता है कि आपके नजरों में उसका कोई महत्व नहीं है। एक और बात का ध्यान रखें, जब भी आप ऐसे लोगों से बात करें जिन्हें आप ठीक से ना जानते हो तो नाम के पहले उचित संबोधन मिस, मिस्टर या मिसेज लगाना ना भूलें। आपके ऑफिस का चपरासी जोन्स के बजाय मिस्टर जोन्स कहा जाना ज्यादा पसंद करता है। यही आपके अधीनस्थ कर्मचारियों के बारे में भी सही है। यही हर जगह के लोगों के बारे में सही है। इन छोटे मोटे टाइटल्स के से लोग अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। तीसरा, प्रशंसा को झपटने के बजाय इसका निवेश करें। हाल ही में मैं एक कंपनी के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में गया। उस शाम डिनर के बाद कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने 2 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को पुरस्कार देने की घोषणा की। इनमें एक पुरुष था, दूसरी महिला थी। इन दोनों ही मैनेजर्स के संगठनों ने उस साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। फिर वाइस प्रेसिडेंट ने इन मैनेजर से कहा कि वे 15 मिनट में लोगों को यह बताएं कि उनके संगठनों ने यह काम इतनी अच्छी तरह कैसे किया। पहला डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, मुझे बाद में पता चला, उसे 3 महीने पहले ही मैनेजर बनाया गया था और इसलिए वो अपने संगठन के शानदार प्रदर्शन के लिए आंशिक रूप से ही जिम्मेदार था। उठा और उसने लोगों को बताया उसने ऐसा किस तरह किया। उसने ये जताया जैसे उसके प्रयासों से और केवल उसके प्रयासों से ही उस संगठन की बिक्री इतनी बड़ी है। उसके भाषण में बार बार इस तरह के वाक्य आ रहे थे, जब मैंने काम संभाला तो मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब मैं आया तो हर चीज गड़बड़ थी, परंतु मैंने सब कुछ ठीक ठीक कर दिया। ये आसान नहीं था, परंतु मैंने परिस्थिति का अध्ययन किया और मैंने निश्चय किया चाहे जो हो मैं सफल होकर दिखाऊंगा। उसके बोलते समय उसके संगठन के सेल्समैनों के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सफलता का सारा श्रेय खुद ही लिए जा रहा था और उन्हें नजरअंदाज कर रहा था। रिकॉर्ड सेल्स में सेल्समैनों की कड़ी मेहनत का योगदान है, इस बात को मैनेजर ने नहीं बताया था। इसके बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने अपनी बात कही, परंतु इस महिला की शैली बिल्कुल अलग थी। पहले तो उसने बताया कि उसके संगठन की जो सफलता मिली है वो उसकी टीम के जी जान से किए गए प्रयासों का परिणाम है। इस सफलता के असली हकदार तो उसके सेल्समैन हैं। इसके बाद उस मैनेजर ने अपने हर सेल्समैन को खड़े होने के लिए कहा ताकि हर एक को उसके प्रयास के लिए बधाई दे सके।
उसकी तारीफ कर सके। दोनों के व्यवहार में कितना फर्क था। पहले मैनेजर ने वाइस प्रेसिडेंट की तारीफ झपट कर रख ली और खुद ही पूरी तारीफ हड़प कर गया। उसके ऐसा करने से उसके अपने ही लोग उससे चिढ़ गए, उसके सेल्समैनों का मनोबल कम हो गया। दूसरे मैनेजर ने तारीफ को अपने सेल्समैनों में बांट दिया, जिससे उनका मनोबल बढ़ गया और भविष्य में ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हुए। ये मैनेजर जानती थी ज़्यादा लाभ कमाने के लिए पैसे की तरह तारीफ का भी निवेश करना चाहिए। वो जानती थी सेल्समैनों की इस तरह तारीफ करने से वे अगले साल और ज़्यादा मेहनत करेंगे। याद रखें, प्रशंसा ही शक्ति है। उसने सुपीरियर से मिलने वाली तारीफ का निवेश करें, अपने अधीनस्थों तक उस तारीफ को पहुंचा दें ताकि वे भविष्य में बेहतर काम करने के लिए प्रेरित हों। जब आप तारीफ बांटते हैं तो आपके अधीनस्थ ये समझ लेते हैं आप उन्हें मूल्यवान समझते हैं, उन्हें महत्व देते हैं। यह एक दैनिक अभ्यास दिया जा रहा है जिसके बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। अपने आप से हर दिन ये पूछें, मैं अपनी पत्नी और परिवार को सुखी बनाने के लिए आज क्या कर सकता हूँ। ये बहुत आसान लगता है परंतु बड़े काम का नुस्खा है। एक शाम मैं सेल्स ट्रेनिंग कार्यक्रम में चर्चा कर रहा था, सफल सेल्समैन बनने के लिए सही घरेलू माहौल कैसे बनाएं। अपनी बात को समझाने के लिए मैंने सेल्समैनों से पूछा जो सभी शादीशुदा थे, आखिरी बार क्रिसमस को, अपनी शादी की सालगिरह को या अपनी पत्नी के जन्मदिन को छोड़कर आपने कब कोई खास तोहफा दिया था। मैं भी जवाबों को सुनकर हैरान रह गया। 35 सेल्समैनों में से सिर्फ एक ने पिछले महीने अपनी पत्नी को तोहफा दिया था। समूह में से कईयों का जवाब था 3 से 6 महीने पहले और 1/3 का जवाब था मुझे याद नहीं, मैंने उसे कभी कोई तोहफा दिया हो। कल्पना कीजिए, और इसके बाद भी कई लोग यह ताज्जुब करते हैं कि उनकी पत्नियां उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करती जैसा सिंहासन पर बैठे सम्राट के साथ किया जाता है। मैं इन सेल्समैनों को यह समझाना चाहता था, सच्चे दिल से दिए गए तोहफे में जादू की ताकत होती है। अगली शाम को मैंने एक फूल वाले को सत्र के आखिर में बुलवा लिया। मैंने उसका परिचय अपने सेल्समैनों से करवाया और कहा, मैं चाहता हूं आज आप ये देखें कि तोहफा देने से घरेलू माहौल किस तरह सुधारा जा सकता है। मैंने इस फूल वाले से कहा वो आपको एक गुलाब का फूल सिर्फ 50 सेंट में उपलब्ध कराए। अगर आपके पास 50 सेंट ना हो या आप सोचते हैं आपकी पत्नी इस लायक नहीं है तो उस पर इतनी बड़ी रकम खर्च की जाए, इस बात पर वे सब हंसे तो मैं अपनी तरफ से उसके लिए गुलाब खरीद दूंगा। मैं आपसे सिर्फ यही चाहता हूं, आप गुलाब लेकर अपनी पत्नी के पास जाएं और कल शाम को आकर बताएं इसका उस पर क्या असर हुआ। और हाँ, उसे ये मत बताना कि आपने गुलाब उसके लिए कैसे और क्यों खरीदा। वे समझ गए। बिना अपवाद के हर आदमी ने अगली शाम को आकर बताया। 50 सेंट के छोटे से निवेश से उसकी पत्नी खुश हो गई। अपने परिवार के लिए अक्सर कुछ खास करें, जरूरी नहीं है कि आप कोई महंगा तोहफा ही खरीदें। महत्व इस बात का होता है आपको उनकी याद रही। एक वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे अपना तरीका बताया जो उसके हिसाब से बहुत कारगर था। मेरे काम में बहुत जिम्मेदारियां हैं और हर शाम को ढेर सारा काम घर ले जाने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं होता, परंतु मैं अपने परिवार को अनदेखा या नज़रअंदाज नहीं करता क्योंकि वही तो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हीं के लिए तो मैं इतनी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने एक टाइम टेबल बना लिया जिससे मैं अपने परिवार पर भी पूरा ध्यान दे पाता हूँ और अपने काम पर भी। हर शाम 7:30 से 8:30 तक मैं अपने दोनों बच्चों को समय देता हूँ। मैं उनके साथ खेलता हूँ, उन्हें कहानियाँ सुनाता हूँ, उनके साथ तस्वीरें बनाता हूँ, उनके सवालों के जवाब देता हूँ, यानी जो वे चाहते हैं वही करता हूँ। इसके 1 घंटे बाद मेरे बच्चों को तो संतोष होता है, मैं भी पूरी तरह तरोताज़ा हो जाता हूँ। 8:30 बजे वे सोने चले जाते हैं और मैं 2 घंटे तक काम करता हूँ। 10:30 बजे मैं अपना काम बंद कर देता हूँ और 1 घंटा अपनी पत्नी के साथ बिताता हूँ। हम बच्चों के बारे में, उसके कामकाज के बारे में, भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते हैं। दिन खत्म करने के लिए 1 घंटा बहुत शानदार साबित होता है। मैं रविवार को पूरी तरह अपने परिवार के लिए सुरक्षित रखता हूँ। पूरा दिन उनका होता है। मैं अपने परिवार की तरफ पूरा ध्यान देने के लिए योजना बनाता हूँ जो न सिर्फ उनके लिए अच्छा है बल्कि मेरे लिए भी अच्छा है। इससे मुझे नई ऊर्जा मिलती है। पैसा कमाना चाहते हैं, इसके लिए सेवा भाव विकसित कीजिए। ये पूरी तरह स्वाभाविक है। वास्तव में ये बहुत अच्छी बात है कि पैसा कमाया जाए और दौलत इकट्ठी की जाए। पैसा ही वो ताकत है जो आपके परिवार को शक्ति देती है और मनचाहे जीवन शैली देती है। पैसा ही वो ताकत है जिसकी मदद से आप बदकिस्मत लोगों की मदद कर सकते हैं। पैसा उन साधनों में से एक है जिनके सहारे आप जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। एक बार एकर्स ऑफ डायमंड्स के लेखक महान पादरी रसेल एच कॉनवेल की आलोचना हुई। आलोचना का कारण यह था, रसेल लोगों को पैसा कमाने के लिए प्रेरित करते थे। अपनी आलोचना के जवाब में उन्होंने कहा, पैसे से ही आपकी बाइबल छपी है, पैसे से ही आपकी चर्च बनी है, पैसे से ही आपका मिशनरीज को भेज पाए हैं। अपने पादरियों को भी आप पैसा देते हैं और अगर आप उन्हें पैसा देना बंद कर देंगे तो आपके पास ज़्यादा पादरी भी नहीं बचेंगे।
वो आदमी जो कहता है कि वो गरीब रहना चाहता है, या तो अपराध बोध से ग्रस्त है, या फिर वो अपने आप को अयोग्य समझता है। वो उस बच्चे की तरह है जिसे लगता है वो स्कूल में कभी फर्स्ट डिवीज़न नहीं ला पाएगा, या कभी फुटबॉल टीम में शामिल नहीं हो पाएगा। इसलिए वो ये जताता है कि वो फर्स्ट डिवीज़न नहीं लाना चाहता या फुटबॉल नहीं खेलना चाहता। पैसा कमाना एक बढ़िया लक्ष्य है। ये हैरानी की बात है, ज़्यादातर लोग पैसा कमाते समय सीधी शैली के बजाय उल्टी शैली का प्रयोग क्यों करते हैं? हर कहीं आप देखते हैं लोगों का रवैया पहले पैसा होता है, परंतु इन्हीं लोगों के पास सबसे कम पैसा होता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि जिन लोगों का रवैया पहले पैसा, मनी फर्स्ट होता है, वे पैसे के बारे में दीवाने हो जाते हैं। वे ये भूल जाते हैं पैसे की फसल तब तक नहीं काटी जा सकती जब तक कि आप पैसे के बीज को ना बोएं, और पैसे का बीज है सेवा। इसलिए पहले सेवा, पुट सर्विस फर्स्ट वाले रवैये से ही दौलत आती है। पहले सेवा कीजिए और पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। एक दिन मैं यात्रा के दौरान सिन्सिनाटी से गुजर रहा था। मुझे पेट्रोल भरवाना था। मैं एक साधारण से बेहद व्यस्त सर्विस स्टेशन पर रुका। 4 मिनट बाद ही मैं जान गया ये सर्विस स्टेशन इतना लोकप्रिय क्यों था। मेरी कार में पेट्रोल भरने के बाद, गाड़ी में बिना कहे हवा चेक करने के बाद और बाहर का शीशा साफ करने के बाद अटेंडेंट मेरे पास आया और कहा, सर आज काफ़ी धूल भरा दिन था, क्या मैं आपके विंडशील्ड के अंदर की तरफ वाला कांच भी साफ कर दूं? जल्दी और बड़े अच्छे तरीके से उसने अंदर की सफाई कर दी। किसी और सर्विस स्टेशन में इस तरह ध्यान ही नहीं दिया था। इस छोटी सी विशेष सेवा के कारण न सिर्फ मुझे रात में बेहतर दिखने लगा और इससे बहुत फर्क पड़ा था, बल्कि मुझे ये स्टेशन याद रहा। इत्तेफाक से मैं अगले 3 महीने में 8 बार सिन्सिनाटी से गुजरा। हर बार मैं इसी स्टेशन पर रुका और हर बार मुझे जितनी सर्विस की उम्मीद थी, मुझे उससे ज़्यादा सर्विस मिली। ये भी रोचक था कि हर बार जब भी मैं वहां पहुंचा, एक बार तो सुबह के 4 बज रहे थे, मुझे वहां बहुत सारी कारें खड़ी मिली। कुल मिलाकर मैंने इस स्टेशन से लगभग 100 गैलन पेट्रोल खरीदा होगा। जब मैं पहली बार वहां आया था तो अटेंडेंट ये सोच सकता था यह आदमी बाहर का है, शायद दोबारा यहाँ नहीं आएगा, उसकी तरफ विशेष ध्यान देने से क्या फायदा, वो तो सिर्फ एक बार का ग्राहक है। परंतु सर्विस स्टेशन के अटेंडेंट ने इस तरह से नहीं सोचा। वहां पर पहले सेवा की जाती थी और यही कारण था उन्हें पेट्रोल भरने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, जबकि उनके आसपास के पेट्रोल पंप वीरान पड़े रहते थे। अगर पेट्रोल की क्वालिटी में कोई फर्क हो तो सच कहूं मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और कीमत भी वाजिब थी। फर्क सिर्फ सेवा भाव का था और यह स्पष्ट था सेवा भाव के कारण उन्हें काफी फायदा भी हो रहा था। जब मेरी पहली यात्रा में अटेंडेंट ने मेरी विंडशील्ड को अंदर से साफ किया तो उसने पैसे का एक बीज बो दिया। सेवा को महत्व दो और पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। हमेशा पहले सेवा वाले रवैये से हर स्थिति में लाभ होता है। मेरी शुरुआती नौकरी में एक युवक के साथ काम करता था जिसे मैं HF का नाम देना चाहूँगा। FH आपकी पहचान के बहुत से लोगों की तरह होगा। वह इस बात की चिंता किया करता था उसके पास पैसा कम था, जबकि उसे पैसे की बहुत ज़रूरत थी। वो हमेशा पैसे की कमी के बारे में ही सोचता रहता था और ज़्यादा पैसा कमाने के तरीके के बारे में कभी विचार नहीं करता था। हर सप्ताह FH ऑफिस के समय में अपने व्यक्तिगत बजट समस्याओं पर काम किया करता था। चर्चा का उसका फेवरेट टॉपिक था, मुझे यहाँ पर सबसे कम तनख्वाह मिलती है, मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों होता है। HF का रवैया था, ये कंपनी इतनी बड़ी है, ये करोड़ों कमा रही है, ये इतने सारे लोगों को इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें दे रही है, इसलिए मुझे भी ज़्यादा तनख्वाह मिलना चाहिए। जब तनख्वाह बढ़ाने की बारी आती थी तो FH को अनदेखा कर दिया जाता था। जब कई बार ऐसा हो चुका तो एक दिन उसने फैसला किया कि वो जाकर ज़्यादा तनख्वाह की मांग करेगा। 30 मिनट बाद FH गुस्से में वापस लौटा। उसके चेहरे पर साफ लिखा हुआ था अगले महीने भी उसे उतनी ही तनख्वाह मिलने वाली है जितना कि इस महीने मिली थी। तत्काल HF ने अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दिया। हे भगवान, मेरे तो तन बदन में आग लग गई जब मैंने तनख्वाह बढ़ाने की बात की। तो जानते हो बुढ़े ने क्या कहा? उसने ये पूछने की जरूरत की, आपको ऐसा क्यों लगता है आपकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए? मैंने उसके सामने बहुत से कारण गिना दिए। HF ने कहा, मैंने उसे बताया कई बार मुझे जूनियर लोगों को प्रमोशन दिया गया। मैंने उसे बताया मेरा खर्च दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और मेरी तनख्वाह वहीं पर अटकी हुई है। और मैंने उसे बताया ऑफिस में मुझसे जो काम कहा जाता है मैं वो काम कर देता हूँ, और इसके बाद मेरी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। मुझे ज़्यादा तनख्वाह की ज़रूरत थी, परंतु मुझे ज़्यादा पैसे देने के बजाय आप उन लोगों को भी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं जिन्हें इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जानते हो इसके बाद उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया?
HF ने आगे कहा, उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं भीख मांग रहा हूं। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा रिकॉर्ड बताएगा कि तुम ज्यादा तनख्वाह के योग्य हो तो तुम्हें अपने आप ही तनख्वाह मिलने लगेगी। HFH उस प्रजाति का उदाहरण है जो ये नहीं देख पाती कि पैसा कैसे कमाया जाता है। उसकी आखिरी टिप्पणी में उसकी गलती का सारांश था। FH चाहता था पहले कंपनी उसकी तनख्वाह बढ़ाए, फिर वो बेहतर काम करेगा, परंतु सिस्टम इस तरह काम नहीं करता। बेहतर प्रदर्शन के वादे पर ही आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ जाती। उसके लिए आपको बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना होगा। आप तब तक पैसे की फसल नहीं काट सकते जब तक आपने पैसे के बीज को नहीं बोया हो, और वह पैसे का बीज है सेवा। सेवा को पहले नंबर पर रखें और मेवा यानी कि पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। ये सोचिए कि कौन सा निर्माता फिल्मों से ज्यादा पैसा कमाता है। फटाफट अमीर बनने वाला निर्माता एक फिल्म बनाता है, वह पैसों को मनोरंजन से ज्यादा महत्व देता है। वह एक खराब स्क्रिप्ट खरीदता है और घटिया लेखकों से इसका पटकथा लिखवाता है। अभिनेताओं सेंट बनाते, रिकॉर्डिंग में वो पैसे को पहले नंबर पर रखता है। ये निर्माता सोचता है फिल्म देखने वाली जनता मूर्ख होती है और वह अच्छे बुरे के फर्क को नहीं समझ पाएगी, परंतु फटाफट अमीर बनने वाला निर्माता शायद ही कभी जल्दी अमीर बन पाएगा। जनता कभी इतनी मूर्ख नहीं होती कि घटिया माल को खरीदे, और वो भी ऊंचे दामों पर। जिस निर्माता को फिल्मों से सबसे ज्यादा मुनाफा होता है वो मनोरंजन को पैसे के ऊपर रखता है। अपने दर्शकों को मूर्ख बनाने के बजाय वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन देने की कोशिश करता है। परिणाम ये होता है लोग उसकी फिल्म को पसंद करते हैं, उसकी तारीफ होती है, अखबारों में उसके बढ़िया रिव्यू छपते हैं और बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई होती है। एक बार फिर ध्यान दें, पहले सेवा करें और पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। वह बेटा जो अपने ग्राहक को सबसे अच्छी सर्विस देने की कोशिश करता है उसे टिप के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टिप उसे जरूर मिलेगी और अच्छी मिलेगी, परंतु उसी का साथी बेटा जो कॉफी के खाली कपों को अनदेखा कर देता है, उन्हें अपने आप क्यों भरूं, वैसे भी ये लोग ज्यादा टिप देने वाले नहीं दिख रहे हैं। ऐसे बेटर को ज्यादा टिप कौन देगा? जो सेक्रेटरी अपने बॉस की उम्मीद से बेहतर लेटर टाइप करके दिखाती है उसकी भविष्य तनख्वाह अच्छी हो जाएगी, परंतु जो सेक्रेटरी सोचेगी थोड़ी बहुत गलतियों के बारे में चिंता क्यों करूं, आखिर $65 प्रति सप्ताह में आप उससे क्या उम्मीद करते हैं, उसे आगे भी $65 प्रति सप्ताह ही मिलते रहेंगे। वो सेल्समैन जो अपने ग्राहक की मन लगाकर सेवा करता है उसे अपने ग्राहक के खोने या छिन जाने का कोई डर नहीं होना चाहिए। यहाँ एक आसान परंतु सशक्त नियम दिया जा रहा है जो आपको बताएगा कि आप किस तरह पहले सेवा का रवैया रखें। लोग जितनी उम्मीद करते हैं लोगों को हमेशा उससे ज्यादा दें। थोड़ा अतिरिक्त देने से आप पैसे का बीज बो देते हैं। देर तक रुककर इच्छा से काम करना और डिपार्टमेंट के सामने आई किसी मुश्किल समस्या को दूर करना भी पैसे का बीज बोना है। ग्राहक की अतिरिक्त सेवा कर देना भी पैसे का बीज बोना है, क्योंकि इससे ग्राहक आपके पास बार बार आता है। कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए नए विचार बताना भी पैसे का बीज बोना है। पैसे के बीज के पैसे का पेड़ उगता है और पैसे के फल लगते हैं, परंतु पैसे के इस बीज का नाम है सेवा। इसलिए सेवा को बो दीजिए और पैसे का फसल काटिए। हर दिन कुछ समय इस सवाल का जवाब देने में बिताइए, मैं किस तरह अपेक्षा से ज्यादा करके दिखा सकता हूं, और फिर दिमाग में जो सवाल आए उन पर अमल करें। सेवा को पहले नंबर पर रखें और पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। संक्षेप में, सफलता की तरफ आगे ले जाने में रवैये को विकसित करें। धन्यवाद। यहाँ पर बड़ी सोच के बड़ा जादू का अध्याय 8 समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।